ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। वो आ जाएंगे बाद में। तो सबसे पहला जो हमारे पास आर्टिकल है नवंबर के करंट अफेयर्स में, दैट इज अबाउट एनहांसिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो बाय इंडियन रेलवे। तो जो माल ढोआ जाता है, आप बोल सकते हो जो कार्गो होता है, लार्ज अमाउंट में कोई भी आप कमोडिटी ढो रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उस चीज को आपने फोकस करना है कि रेलवे से ज्यादा आपका जो कार्गो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम जो हमारा कार्गो है वो रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। सबसे पहले ही जो आपके पास इमेज दी गई है उसमें आपको बड़ी क्लियरली बताया गया है कि हमारे देश में टोटल जितना कार्गो है उसका अराउंड 60% जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप बोल सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और अराउंड 32% जो है वो रेलवे के थ्रू किया जाता है। और तीसरा हमारा सोर्स है वाटरवेज। थर्ड सोर्स इज वाटरवेज। वाटरवेज की अगर हम बात करते हैं तो वाटरवेज कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 7.6%, राइट। और इसके अलावा अराउंड आप बोल सकते हो 1% जो कार्गो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द एयरवेज। तो देखो हमें पता है कि एयरवेज में अगर आप ज्यादा भारी सामान ढोगे, टन्स ऑफ वेट अगर आप ढोते हो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसमें से सबसे ज्यादा जो अफोर्डेबल है वो कौन सा रहता है? रेलवे। लेकिन स्टिल हमारे देश में प्रॉब्लम है कि सबसे अफोर्डेबल रेलवे है, सबसे कम खर्चा सामान ढोने में रेलवे में होता है, लेकिन स्टिल हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका यूटिलाइजेशन 32% ही कर पा रहे हैं। सेकंड अफोर्डेबिलिटी में आता है आपका रोड, जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं। हालांकि होना इसका उल्टा चाहिए, 60% हमें कम से कम ढोना चाहिए रेलवे से, और सेकंड नंबर पे आपका रोडवे आना चाहिए, राइट। इसी चीज की दिक्कत के ऊपर बात कर रहे हैं कि रेलवे के द्वारा कार्गो ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है। अब उसमें देखो कि सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि जो कार्गो है वो रेलवे के द्वारा ज्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। फ्रीट मतलब जो कार्गो है, जो माल ढोआ जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें देखो नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो कि आपका क्या है, नॉर्थ को साउथ के साथ कनेक्ट करेगा, इज प्रपोज्ड फ्रीट रेलवे कनेक्टिंग न्यू दिल्ली टू चेन्नई। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया के नॉर्थ में, न्यू दिल्ली से लेके मतलब हमारी कैपिटल से लेके कहां तक जाना है आपने? साउथ में चेन्नई तक, मतलब तमिलनाडु की कैपिटल तक। और ये जो आपका कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक नया रास्ता डेवलप किया जा रहा है जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के साथ कनेक्ट करेगा, इसको बोल रहे हैं नॉर्थ साउथ फ्रीट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ फ्रीट कॉरिडोर, राइट। इस चीज को आपने याद रखना है। द नेक्स्ट देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज टास्क्ड द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विद कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग एंड ट्रैफिक सर्वेस ऑफ द 4 एडिशनल कॉरिडोर्स इंक्लूडिंग। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और भी कॉरिडोर्स का, साथ में आप बोल सकते हो कि रिसर्च किया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है कि वहां पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ट्रैफिक कितना है उस वाले रेलवे लाइंस के ऊपर। उसमें कौन कौन से हमारे पास ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो ईस्ट इंडिया को वेस्ट इंडिया के साथ कनेक्ट करता है, जिसमें आपके पास कोलकाता टू मुंबई चलता है, राइट। तो ईस्ट इंडिया के कोलकाता से लेके आप बोल सकते हो वेस्ट इंडिया के मुंबई तक, एक तो ये रूट है आपके पास। देन उसके बाद ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर मतलब जो आपका खड़गपुर है, खड़गपुर से लेके विजयवाड़ा तक। खड़गपुर जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? वो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। वहां से आपने स्टार्ट करके ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ही कहां पे जाना है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वेस्ट बंगाल टू आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल टू ओडिशा, ओडिशा टू आंध्र प्रदेश।
और एक आपके पास सदर्न कॉरिडोर भी है जो साउथ इंडिया को कनेक्ट करता है, जिसमें आपका चेन्नई टू गोवा जो रूट है वो आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ चेन्नई से लेके आप बोल सकते हो गोवा तक, राइट। तो अलग अलग हमारे पास कॉरिडोर है। टोटल हमारे पास 4 कॉरिडोर हो गए। एक तो न्यू दिल्ली को जो चेन्नई से कनेक्ट करता है, दूसरा कलकत्ता को कनेक्ट करता है मुंबई के साथ, तीसरा वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है आंध्र प्रदेश के साथ, चौथा चेन्नई को कनेक्ट करता है गोवा के साथ। तो ये 4 कॉरिडोर जो है अच्छा खासा कनेक्शन जो प्रोवाइड करते हैं। इसकी रिसर्च एंड इसकी लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन एक बॉडी बनाई गई है खास तौर पे इसी काम के लिए। नेक्स्ट जो सेकंड इनिशिएटिव है दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ द रेक मूवमेंट रूल्स। दिस अलाउज फॉर लोडिंग फ्रॉम और टू मल्टीपल लोकेशंस, परमिट्स मिनी रेक्स एंड इंट्रोड्यूसेस प्राइवेट फ्रीट टर्मिनल्स। इसका मतलब क्या है? रेक्स का मतलब क्या है? वो जो गाड़ी के डब्बे नहीं होते हैं, जो छोटे छोटे आप बोल सकते हो कार्ट्स कनेक्ट किए जाते हैं मालगाड़ी के साथ, उसको बोलते हैं रेक्स। तो यहाँ पे छोटे छोटे रेक्स अलाउ किए गए हैं कि एक मालगाड़ी के इंजन के पीछे बहुत सारे आप छोटे छोटे रेक्स लगा सकते हो। प्लस वो जो मालगाड़ी है वो कुछ प्राइवेट लोकेशंस पे, प्राइवेट आप बोल सकते हो रेलवे स्टेशंस पे भी रुकती है। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री ने अपनी अलग से लाइन बिछाई होती है कि वो जो आपकी मालगाड़ी है उस इंडस्ट्री के पास आ सके और उस इंडस्ट्री से सामान जो है आप उस मालगाड़ी में ठोके कहीं दूसरी जगह ले जा सको, राइट। तो इस चीज को अलाउ किया गया है। देन गति शक्ति टर्मिनल पॉलिसी जो है सरकार की, वो क्या बोलती है? दिस पॉलिसी एम्स टू कन्वर्ट ऑल द पीएफटीज, पीएफटीज मतलब प्राइवेट फ्रीट टर्मिनल्स एंड प्राइवेट साइडिंग इनटू जीसीटी, जीसीटी मतलब गति शक्ति टर्मिनल में कन्वर्ट करना है। A private siding is a railway line owned by a company and connected to a railway। यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं? वो सिंपल चीज बोल रहे हैं, गति शक्ति जो कॉरिडोर वाला सिस्टम है, गति शक्ति टर्मिनल वाला जो सिस्टम है, उसमें क्या किया जा रहा है कि मान लो ये आपकी रेलवे लाइन जा रही है इस तरीके से, राइट। ये है आपकी सरकारी रेलवे लाइन। इस सरकारी रेलवे लाइन को यहाँ पे मान लो कोई इंडस्ट्री है आपके पास, इंडस्ट्री क्या करती है? यहां से अपनी प्राइवेट रेलवे लाइन बिछाती है इस तरीके से, जो इसके साथ कनेक्ट करेगी। इससे क्या होगा? आपकी जो मालगाड़ी है इस तरफ को जा सकती है, यहां पे रुकेगी, सामान ढोएगी, इस रेलवे लाइन से दोबारा अपने ट्रैक के ऊपर चली जाएगी। ये प्राइवेट टर्मिनल्स हैं आपके जो बन रहे हैं यहाँ पे। इन प्राइवेट टर्मिनल्स को सरकार सपोर्ट करके क्या बनाना चाहती है? गति शक्ति टर्मिनल्स। मतलब सरकार इन प्राइवेट कॉरिडोर्स को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ एक है कि पूरे इंडिया में जितना भी माल ढोआ जाता है वो ज्यादा से ज्यादा रेलवे के द्वारा ढोना है, क्योंकि प्रेजेंटली सिर्फ 32% है और 60% जो फ्रीट ढोआ जाता है वो ढोआ जाता है रोड का इस्तेमाल करके। यही गड़बड़ है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के पास इस तरीके के प्राइवेट टर्मिनल्स नहीं होंगे। तो वो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर आप रेलवे के थ्रू ढोते हो तो आपका खर्चा कम होता है, अगर आप रोडवे के थ्रू करते हो तो सेकंड नंबर पे आ जाता है, आप बोल सकते हो खर्चे में, राइट। तो ऊपर मैंने अगर पहले ही आप इमेज देखोगे उसमें दिया गया है कि अगर आप रोड का इस्तेमाल करते हो तो 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है। अगर आप रेलवे का इस्तेमाल करते हो तो 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है। और अगर आप इस्तेमाल करते हो वाटरवेज का तो आपका खर्चा आता है ओनली 25 पैसे प्रति किलोमीटर। हमारे देश में 2016 से सरकार बड़ी कोशिश कर रही है वाटरवेज बनाने की। नेशनल वाटरवे 1 की अगर हम बात करते हैं, जो कि गंगा रिवर के ऊपर बनाया गया है, जो कनेक्ट करता है प्रयागराज को हल्दिया ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ। वाटरवे सेकंड की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर वो बनाने की बात की गई है। बट चक्कर ये है कि हमारे देश में जो रिवर्स है ना, रिवर्स में कहीं कहीं पे तो आपको क्या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है, उसमें आप शिप चला सकते हो। कहीं पे रिवर फॉल करती है और वहां पे आप बोल सकते हो वाटर का जो अमाउंट है वो कम रहता है। कहीं पे रिवर क्या है, थोड़ी कंजस्टेड है, जिसकी वजह से क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर डीप रहता है। कहीं पे रिवर जो है वो वाइड है, जिसकी वजह से उनकी डेप्थ जो है वो कम हो जाती है। तो इंडियन जो फिजियोग्राफी है वो कहीं ना कहीं वाटरवेज को इतना सपोर्ट नहीं करती है। आप यूरोप में जाओगे
दनूबे रिवर होगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स, टिग्रिस रिवर होगी आपकी वेस्ट एशिया की, इन सब रिवर्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमारे देश में भी तुम लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ लिया, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ लिया, जितनी भी मेजर, जब आप सेकंड अर्बनाइजेशन पढ़ते हो कि आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन सेकंड अर्बनाइजेशन अराउंड 6th सेंचुरी बीसी स्टार्ट हुई, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज आपकी डेवलप हुई है, कहां पे डेवलप हुई? नदियों के किनारों पे। नदियों के किनारों पे क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे नदियों का इस्तेमाल करके, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है दैट इज पार्टनरशिप विद द प्राइवेट फ्लीट ऑपरेटर्स। इंडियन रेलवे हैज एनकरेज्ड प्राइवेट फ्लीट ऑपरेटर्स टू इन्वेस्ट इन वैगन्स, वैगन्स अगेन वही रेलगाड़ी के डब्बे, facilitating the induction of privately owned wagons for specialized cargo such as automobiles and fly ash। यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस तरीके का रेलवे कार्गो ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करती है। तो यहाँ पे हमारी जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ा रही है, क्योंकि कई ऐसे आपके जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, मान लो आपने बड़े बड़े ट्रक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने हैं, उसके लिए आपको जो वो गाड़ी के डिब्बे चाहिए होंगे ना, वो ओपन वाले चाहिए होंगे, या फिर क्या है, आपको बहुत अच्छी स्ट्रक्चर चाहिए होगी अगर आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि रास्ते में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर आप क्या देखते हो, गाड़ियों के लिए बड़े बड़े ट्रक होते हैं, रेलगाड़ियों की मदद से ये जो ऑटोमोबाइल्स है इनका ट्रांसपोर्ट बहुत कम किया जाता है। वो क्या यूज करते हैं, ट्रक यूज करते हैं, मतलब रोडवेज यूज करते हैं। और अगर आप रेलवे में ऐसे प्राइवेट ऑपरेटर्स को मौका दोगे तो आपके पास अच्छे अच्छे गाड़ी के डिब्बे बना के दिए जाएंगे उनके द्वारा, जिसकी मदद से क्या है, आप ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमोबाइल्स का, फ्लाई ऐश मतलब मान लो अपने कोयला एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उसका इस्तेमाल, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों का। आपने देखे होंगे ओपन वाले जो डिब्बे होते हैं, ऊपर भरा हुआ है सारा, राइट। तो उस चीज में आप क्या करो, प्राइवेट जो ऑपरेटर्स है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाओ, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवे का बढ़ सके। अभी रिसेंट ईयर्स में आपको क्या देखने को मिला है कि प्राइवेटाइजेशन रेलवे इंडस्ट्री में आ रही है। रेलवे में धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। कारण क्या है, नीचे चल के देखेंगे। हमारा जो रेलवे सेक्टर है वो लगातार घाटे में जा रहा है, जितनी कमाई वो करते हैं उससे कहीं ज्यादा उनका खर्चा हो रहा है। तभी क्या है, सरकार इस खर्चे को कम करने के लिए धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींच रही है और प्राइवेट बिजनेसमैन को मौका दिया जा रहा है रेलवे में इन्वेस्ट करने का, राइट। नेक्स्ट देखो, रोल ऑफ नेशनल रेल प्लान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल रेल प्लान जो है फॉर 2030 की 2030 तक हमने रेलवे में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या तब्दीलियां करवानी है, क्या हमारा फ्यूचर पॉलिसी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इंडियन रेलवे हैज रिसेंटली प्रिपेयर्ड द नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 to create a future ready railway system by 2030. The objective of the plan is to create capacity ahead of the demand, which in turn would also cater the future growth in demand right up to 2050. यहाँ पे जो आपका नेशनल रेल प्लान है फॉर 2030, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके द्वारा ये प्लान अडॉप्ट किया गया, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा। रेलवे के बारे में एक चीज और याद रखना, रेलवे जो है ये सब्जेक्ट आपका किसका है, सेंटर का, इसमें स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता है, ये सेंटर का सब्जेक्ट होता है। तो इंडियन रेलवे जो है उनके द्वारा एक प्लान बनाया गया है, जिस प्लान के तहत आप क्या करोगे, रेलवेज की इतनी अच्छी डेवलपमेंट करवानी है कि फ्यूचर में जो आपकी डिमांड आने वाली है उस डिमांड को आप कैटर कर सको। क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम अगर दुनिया भर में, विश्व भर में कोई देश सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी कंट्री की हो रही है तो वो है इंडिया। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन का बढ़ना, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल लेके भी आना है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए आपने मार्केट में भी पहुंचाना है, उसको बेचने के लिए या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए आपने मान लो कोलकाता से कोलकाता पोर्ट तक पहुंचाना है, या दिल्ली से आपने कांडला पोर्ट तक पहुंचाना है, बंदरगाहों तक पहुंचाना है सामान। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छा रेलवे नेटवर्क। उसी के लिए पॉलिसी आई है, और इस पॉलिसी में ज्यादा कुछ नहीं,
तो आप कम से कम 5 से 7 पॉइंट याद कर लेना कि अगर आपको कभी भी रेलवे के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जो आपकी फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है उसके 5-7 पॉइंट अगर आप लिख दोगे तो सामने वाले को ये क्लियर हो जाएगा कि इस बच्चे को पता है कि रेलवे आगे क्या करना चाहता है। यही बेस्ट तरीका होता है मेंस के आंसर लिखने का, और प्रीलिम में भी इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखो फोकस ऑन फ्रीट। सबसे पहला हमारा क्या है, ये कार्गो जो है, ये जो माल ढोने का सिस्टम है उसके ऊपर काफी फोकस है। कैसे? इंक्रीज द मॉडल शेयर ऑफ रेलवे इन फ्रीट टू 45% बाय 2030। प्रेजेंटली देखो कितना फ्रीट ढोआ जाता है, टोटल जितना भी आपका माल ढोआ जाता है उसमें सिर्फ 32% है जो रेलवे ढोता है। उसको हमने 2030 तक कितना कर देना है, 45%। सो 32% शेयर से रेलवे का फ्रीट ट्रांसपोर्टेशन में शेयर कितना होना चाहिए, 45%। पहला टारगेट तो हमारा ये हो गया। नंबर 2, substantially reduce transit time, achieve this by increasing the average speed of freight trains to 50 kilometers per hour। तो एक आपने क्या करना है, जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है, टाइम को आपने रिड्यूस करना है, मतलब जल्दी जल्दी आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सके। और वो कैसे हो पाएगा, अगर आपकी गाड़ियां, एक तो होती है डीजल पे गाड़ियां चलती हैं, आजकल कोयले वाला सिस्टम तो खत्म ही हो गया, डीजल पे एक तो गाड़ियां चलती हैं, एक चलती है इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर आपकी जो फ्रीट वाली ट्रेन है, जो माल गाड़ियां हैं, वो डीजल पे चलने वाली हैं, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लेके आओ। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, कभी ट्रेन देखी है इलेक्ट्रिसिटी वाली जाती है, कितनी स्पीड से जाती है, तो उससे स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रीट को लेके इस पॉलिसी में 2 टारगेट है। एक तो फ्रीट ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा से ज्यादा रेलवे से करवानी है, 32% प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन है, 45% तक लेके जाना है कि टोटल हमारे देश में जितना माल ढोआ जाता है 45% रेलवे से ढोआ जाए। नंबर 2 क्या है, आपने फ्रीट जो गाड़ियां हैं उनका टाइम जो है वो रिड्यूस करना है, मतलब उनको स्पीड अप करना है। सिंपल चीज है, और वो कैसे होगा, टेक्नोलॉजी बिल्डिंग से। सिंपल। सेकंड है नेशनल रेल प्लान विजन 2024। 2024 तक का हमारा क्या विजन है आप बोल सकते हो। तो इसमें देखो, एक्सेलरेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल प्रोजेक्ट बाय 2024। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रेलवे के चल रहे हैं, कोशिश करनी है कि उनको 2024 तक इंप्लीमेंट करवा दिया जाए। राइट, मतलब एक शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हो। यहाँ पे 3 तरीके के आपके एम्स है, एक तो 2024 तक, एक 2030 तक, एक 2050 तक आप बोल सकते हो। राइट, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मल्टी ट्रैकिंग, फोकस ऑन द कंजेस्टेड रूट्स फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मल्टी ट्रैकिंग। ज्यादा से ज्यादा जो आपके रेलवे रूट्स हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करना है। आज आप गांव में या छोटे कस्बों में जाओगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेन्स जो है वो डीजल वाली मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन्स नहीं मिलती हैं। और जितने खास तौर पे कंजेस्टेड रूट्स है, मतलब बहुत ज्यादा रेलवे नेटवर्क बिछा हुआ है, वहां पे खास तौर पे ज्यादा जरूरत है आपको ये सब करने की। तो मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है। एम टू अपग्रेड स्पीड टू 160 किलोमीटर पर आवर ऑन दिल्ली हावड़ा एंड दिल्ली मुंबई रूट्स। दिल्ली हावड़ा मतलब दिल्ली से लेके वेस्ट बंगाल तक, और एक है दिल्ली से लेके मुंबई तक। तो मतलब जो हमारी नेशनल कैपिटल को कनेक्ट करता है ईस्ट इंडिया के साथ, नेशनल कैपिटल को कनेक्ट करता है वेस्ट इंडिया के साथ, उन दोनों रूट्स की जो स्पीड है वो आपने बढ़ानी है, टाइम जो कंजम्पशन है वो कम करनी है। देन टारगेट स्पीड अपग्रेड टू 130 किलोमीटर पर आवर ऑन ऑल अदर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड गोल्डन डायगोनल रूट्स। ये क्वाड्रिलेटरल या डायगोनल ये क्या चीज है, ये रूट्स क्या है, 4 लोकेशंस है। एक है आपके पास न्यू दिल्ली, एक आपके पास है कोलकाता, एक आपके पास है मुंबई, एक आपके पास है चेन्नई। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, मतलब साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया। तो ये रूट्स पे जो ट्रेन चलती हैं उनको स्पीड अप करना है। इन रूट्स पे जितनी भी ट्रेन चलती हैं उनको स्पीड अप करना है, मतलब क्योंकि ये आपके इंडिया के 4 कॉर्नर्स को कनेक्ट कर रहा है। और 4 कॉर्नर्स भी ऐसे वैसे कॉर्नर्स नहीं है, चारों सिटीज को देखो ध्यान से, किसी ना किसी चीज में आप बोल सकते हो
इन सिटीज का बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन है। अगर आप मुंबई की बात करते हो, चेन्नई की बात करते हो, कोलकाता की बात करते हो, तीनों की तीनों सिटीज आपकी पोर्ट सिटीज भी हैं। 13 मेजर पोर्ट्स की बात करते हैं, कोलकाता मेजर पोर्ट है, चेन्नई मेजर पोर्ट है, मुंबई मेजर पोर्ट है, बिल्कुल, और न्यू दिल्ली तो हमारी कैपिटल, राइट। सो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल जिसकी वो बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्पीड अप करना है आपने प्रोसेस, इस चीज को याद रखना, ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसको बोला जा रहा है हमारे इंडिया में, क्या है ये रेलवे नेटवर्क है जो इन 4 एरियाज को कनेक्ट करता है, 4 सिटीज को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट देखो तो गोल इज टू एलिमिनेट ऑल लेवल क्रॉसिंग ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड गोल्डन डायगोनल रूट्स। ये जो क्रॉसिंग्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक रेलवे लाइन इस तरीके से बनी हुई है, एक रेलवे लाइन इस तरीके से बनी हुई है, देखे है ना, हमारे तो इधर नॉर्मली ये चीज होती है। अब आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जब यहां से रेलवे आएगी तो यहां से नहीं गुजरनी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, आपको थोड़ा टाइम का सिस्टम बनाना पड़ता है, किसी को लेट करना पड़ेगा, किसी को पहले बुलाना पड़ेगा। अगर आपकी सारी की सारी लाइंस ऐसे चलती हो तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो मतलब इन एरियाज में आपके पास ये क्रॉसिंग वाला झंझट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन एरियाज में हमने स्पीड अप करना है रेलवे को, क्योंकि ये मेजर सिटीज को और मेजर रीजन्स को, आप बोल सकते हो इकोनॉमिक रीजन्स को कनेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आइडेंटिफाई न्यू डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स। अब जितने हमारे पास कॉरिडोर्स मतलब रास्ते, यहाँ पे देखो, ये तो आपको मैंने बताई कि एक तो न्यू दिल्ली टू चेन्नई चलता है नॉर्थ साउथ वाला, एक आपका कोलकाता टू मुंबई चलता है ईस्ट वेस्ट वाला, देन ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर कोलकाता टू आपका वेस्ट बंगाल टू आपका आंध्र प्रदेश चलता है। देन अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया में तो चेन्नई टू गोवा चलता है। तो ये सारे कॉरिडोर्स है ना, ये सारे रास्ते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं हम क्या करने के लिए, माल ढोने के लिए। ऐसे नए नए रास्तों को बनाना है और खोजना है, आप बोल सकते हो, राइट, कि कहां कहां पे ऐसे रास्ते बन सकते हैं। देन आइडेंटिफाई न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। कौन से रेल कॉरिडोर्स हैं जहां पे क्या है, स्पीडिंग का कोई आपको चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रॉसिंग वगैरह ये सारी चीजें कम होगी। असेस रोलिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट फॉर पैसेंजर ट्रैफिक एज वेल एज वैगन रिक्वायरमेंट फॉर द फ्रीट। तो ये जो पैसेंजर ट्रेन का ट्रैफिक है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, और कैसे आपके नए नए वैगन मतलब डिब्बे, ये जो फ्रीट वाले डिब्बे होते हैं, कैसे उनको बनाया जा सकता है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करो, वो आपको अच्छी क्वालिटी के और एफिशिएंट वैगन्स जो है वो बना के देंगे, सिंपल चीज है। सो दिस इज ऑल अबाउट, नीचे वाले में क्या दिया गया है, सस्टेन्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। वही मैंने आपको बताया कि हमारा रेलवे तो वैसे ही घाटे में चल रहा है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे जरूरत है अगर आप इसकी क्वालिटी को अपग्रेड करना चाहते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब नीचे आपके पास सुजेशंस दिए गए हैं कि इंडियन रेलवे को क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1 उन्होंने बताया कि रिड्यूसिंग बैरियर्स, बैरियर्स कम करने की जरूरत है। कौन से बैरियर्स, तो यहाँ पे देखो, इंडियन रेलवे शुड मिनिमाइज नॉन प्राइस बैरियर्स फॉर प्राइवेट प्लेयर्स टू एंटर द रेल ट्रांसपोर्ट सेक्टर। आज भी हमारे रेलवे नेटवर्क में प्राइवेट जो कंट्रीब्यूटर है उनका बहुत कम कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो मतलब ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सरकार ने बैरियर्स लगा रखे हैं, उन बैरियर्स को कम करने की जरूरत है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। नंबर 2, डेवलपिंग कॉमन यूजर फैसिलिटीज, create such facilities at cargo aggregation and dispersal point with a focus on mining clusters, industrial areas and major cities। मतलब जहां से सामान आप उठा रहे हो, जहां पे सामान आप ले जाके डिलीवर कर रहे हो, उन एरियाज में अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया था कि जो आपका सरकारी रेलवे लाइन है उसको कैसे प्राइवेट रेलवे लाइन के साथ कनेक्ट किया गया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जलंधर वगैरह में अगर आप जाओगे तो जलंधर में आपके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, अमृतसर में जाओगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। जितनी भी इंडस्ट्रियल सिटीज होती हैं, दिल्ली हमारे पास है, गुड़गांव है, तो वहां पे रेलवे लाइंस उन इंडस्ट्रीज के पास से गुजरती है, क्योंकि वहां पे आपने सामान ढोना है और इसी तरीके से डिलीवरिंग पॉइंट पे भी होना चाहिए। देखो, अगर मुझे ये लग रहा है कि मैं अपनी इंडस्ट्री से पहले पैसा खर्च करके ट्रक के ऊपर रेलवे पे लेके जाऊंगा, रेलवे स्टेशन पे लेके जाऊंगा, आप बोल सकते हो सामान, देन जहां पे जाके उन्होंने उतार दिए सामान, वहां से उठा के अगेन मुझे ट्रक के इस्तेमाल से ले जाना पड़ेगा अपने डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर, तो मेरा तो डबल खर्चा हो गया ना। अगर वो रेलवे मेरी इंडस्ट्री के सामने से गुजरता हो,
वहीं से सामान उठाता हो तो मैं क्या प्रेफर करूंगा कि यहाँ से रेलवे जा रहा है, जहां डिलीवर करना है वहां पे भी जा रहा है, ऑन डोर आप बोल सकते हो पिकअप कर रहे हैं, ऑन डोर डिलीवरी कर रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है आपके रोड के ऊपर जाने की, सिंपल चीज है। नेक्स्ट, collaboration with the state government, collaborate with state government as they possess crucial knowledge about these clusters and their transportation needs। अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को, रेलवे मिनिस्ट्री को कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। नो डाउट रेलवे इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटर, बट जितनी अच्छी नॉलेज स्टेट गवर्नमेंट को अपनी स्टेट की होगी और कहां पे कौन सा क्लस्टर, कौन सा कॉरिडोर कैसे काम कर सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या रेलवे मिनिस्ट्री को शायद नहीं हो पाएगी। तो कोऑर्डिनेशन बढ़ाओ, जस्ट कोलैबोरेशन आपने बढ़ाना है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें लेके आओ। देन ट्रांसपोर्ट न्यू कमोडिटीज, explore the transportation of new commodities such as fly ash to diversify the cargo options। मतलब अभी हमारा जो रेलवे में चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती है ना, कुछ लिमिटेड सामान है आप बोल सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि जो ये काफी अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां वगैरह होती हैं, ये रेलवे में ट्रांसपोर्ट नहीं की जाती हैं ज्यादातर, इसके लिए ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उतनी अच्छी क्वालिटी का उनके पास फैसिलिटी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा डिवर्स क्वालिटी के आप बोल सकते हो मटेरियल्स आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सको, ऐसा एक नेटवर्क आपको पैदा करने की जरूरत है। अगर प्राइवेट टेक ओवर करता है, स्टिल आप बोल सकते हो कि रोड से सस्ता पड़ता है रेलवे वाला। अगर आप प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी इंक्लूड करते हो ना रेलवे में, स्टिल आपका खर्चा कम होता है इन रेलवे, आप बोल सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, एक आपने ट्रक यहां से वहां लेके जाना है, कितना उसमें सामान भर लोगे? और जब आपकी मालगाड़ी चलती है तो कितने सारे आपके पीछे डब्बे लगे होते हैं जिसमें कितना सारा सामान भरा होता है। तो वहां पे एक इंजन चलना, यहाँ पे हजारों लाखों इंजन चलने, आप बोल सकते हो। तो हजारों इंजन चलने की बजाय एक इंजन चला लो, फर्क तो होगा ना। 1000 गाड़ी चल रही है और एक इंजन चल रहा है, हालांकि इंजन चलो अच्छा खासा डीजल भी खा लेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी खा लेगा, लेकिन उतनी तो नहीं खाएगा जितना 1000 ट्रक खा रहे हो। तो 1000 ट्रकों का काम एक इंजन चला देता है, तो ऑटोमेटिकली खर्चा तो कम होगा ना, सिंपल सी बात है, चाहे प्राइवेट हो चाहे आपका सरकारी हो। देन आ जाओ, वैगन डिजाइन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, एनकरेज एंड लिबरलाइज द डिजाइन ऑफ न्यू वैगन्स दैट अलाउ फॉर मोर एफिशिएंट एंड हायर कैपेसिटी लोडिंग। तो अच्छी क्वालिटी के आपने जितने भी रेलवेज देखे होंगे, आपने वही बंद डिब्बे देखे होंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हो उन डिब्बों के साथ, लिफ्टिंग सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो कि एक लिफ्ट नीचे की तरफ आए, उसके ऊपर आप सामान रखो और अपने आप वो सामान अंदर की तरफ चला जाए। हमारे यहाँ पे क्या है, लेबर का इस्तेमाल किया जाता है सामान वहां से उठा के उसके अंदर रखने के लिए। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे लिफ्टिंग वाले वैगन्स नहीं है, डिब्बे नहीं है, लेकिन गिनती बहुत कम है। उस चीज को आप बोल सकते हो कॉमन करने की जरूरत है, मतलब जो आपके डिब्बे हैं जिसमें सामान भर के ढोते हो, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपने लिखनी है अगर आपसे कोई पूछता है तो। Parity in the environmental regulations ensure equal and consistent environmental regulations for all modes of transportation to prevent cargo shifting to road transport due to the regulatory disparities। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने सामान ढोना है, माल ढोना है एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप रेलवे से ढोते हो ना, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज है। आपकी सामान की चेकिंग होगी, आपको ये सर्टिफिकेट लेना है, वहां से वो लेना है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, ये सब चीजें होती हैं। बट अगर वही सामान आपने रोड से ढोना है तो उतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बस जो बंदा ढो रहा है उसके पास वो सामान ढोने का लाइसेंस होना चाहिए और सामान है क्या उस चीज का प्रूफ होना चाहिए, दैट्स इट। तो लोग इस झंझट से बचना चाहते हैं। लोग रेलवे में सामान ढोने के लिए जो इतने सारे सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ती है उससे बचना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, रोडवे के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप सारे ही जितने ही भी आपके ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है, चाहे वाटरवेज हो, रेलवेज हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो, सब जगह पे इक्वल तरीके की डॉक्यूमेंटेशन हो, तो नॉर्मलाइज हो जाएगी चीज की, चाहे रेलवे से कर लो चाहे रोडवे के कर लो, उतना ही सब आपको झंझट करना पड़ेगा, तो फिर ये गड़बड़ खत्म हो जाती है। ठीक है, देन आओ हमारे पास कैग की जो रिपोर्ट है, जो मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट है 2021-22 जो ईयर हमारे पास था, फिस्कल ईयर था, उसके ऊपर कैग ने इंडियन रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में क्या बताया है। तो इसमें देखो ध्यान से, आपको समझ आएगा कि इंडियन रेलवे के क्या हालात है। तो कैग के द्वारा बताया गया कि ऑपरेटिंग रेशो की अगर हम बात करते हैं,
रेलवे ऑपरेटर्स स्पेंट 107 टू अर्न 100 ड्यू टू इंक्रीज्ड पेंशन फंडिंग। तो यहां पे आपको 100 रुपया कमाने के लिए 107 रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है, तो मतलब आप तो घाटे में चल रहे हो। आप क्या है, घाटे में चल रहे हो। रेलवे में अगर हम बात करते हैं ना, ये जो पेंशन फंडिंग एंड ऑल, ये जो आप बोल सकते हो पुराना सिस्टम हमारा चला हुआ था कि पेंशन देनी है, सरकार अपनी जेब से बहुत सारा पैसा देती थी पेंशन में, वो चीजें बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी तो सरकार ने पेंशन वाला सिस्टम चेंज कर दिया, आप बोल सकते हो, राइट। आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पेंशन में हर महीने की तनख्वाह में, और वही आपको एट द एंड सरकार एज ए पेंशन दे देगी। बीच में कुछ थोड़ा बहुत जो सरकार है वो कंट्रीब्यूट करेगी। पहले 50% सरकार कंट्रीब्यूट करती थी, राइट। सेकंड देखो, नेट सरप्लस की अगर हम बात करते हैं, इंडियन रेलवे कुड नॉट जनरेट अ नेट सरप्लस इन 2021-22। सरप्लस मतलब फायदा। 2021-22 में रेलवे को एट द एंड सारे हिसाब किताब करके कैग ने ये बताया कि 2021-22 में बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ इंडियन रेलवे को, घाटे में, सरप्लस में गया ही नहीं। और ये हर साल का ही झंझट हमारे पास चल रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड ओवर 35% मोर देन द प्रीवियस ईयर। 2021-22 में रेलवे मिनिस्ट्री का खर्चा बढ़ गया लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, तो मतलब नुकसान में हो। देन हाई रेवेन्यू एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं, ओवर 75% ऑफ द टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस आर स्पेंट ऑन द स्टाफ कॉस्ट, पेंशन पेमेंट्स एंड रोलिंग स्टॉक लीज चार्जेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना कि टोटल जितना भी खर्चा किया जा रहा है उसमें 75% खर्चा कहाँ पे जा रहा है, स्टाफ की सैलरीज में, पेंशन में, रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उसमें। 75% आपने रेलवे मिनिस्ट्री ने पैसा इन सब चीजों में लगा दिया, तो पीछे टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, नए कॉरिडोर्स बनाने में तो 25% ही बचा आपके पास, तो इतने में क्या ही कर लोगे आप, राइट। तो वो भी गड़बड़ है। Then dependence on the budgetary support and resources, inadequate internal resource generation led to the greater dependence on the gross budgetary support and extra budgetary resources. एक तो चीज होती है जैसे पंचायत के बारे में हम पढ़ते हैं ना, जैसे हमारे देश में क्या है, ज्यादातर जो पंचायत है वो ना सरकार की ग्रांट के ऊपर डिपेंडेंट होती है काम करवाने के लिए। मतलब उनके पास खुद के पास रिसोर्स जनरेशन मतलब पंचायत के पास इतनी कोई जमीन नहीं है कि वो ठेके के ऊपर देके उनको इतना ठेका आ जाए कि खुद के खर्चा वो खुद संभाल ले। वही रेलवे का चक्कर है। रेलवे में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि रेलवे अपने लिए खुद से पैसा जनरेट कर रहा है। इनको सारे का सारा पैसा खर्चे के लिए सरकार से लेना पड़ता है। तो मतलब सरकार की ग्रांट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सरकार ने ग्रांट अच्छी दे दी तो अच्छा काम कर लेंगे, अगर ग्रांट थोड़ी सी कम आई तो कुछ भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारा पैसा जो थोड़ा बहुत आएगा वो सैलरीज, पेंशन और इन्हीं सब चीजों में चला जाता है, राइट। देन क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑफ द पैसेंजर फेयर सब्सिडाइज्ड बाय प्रॉफिट फॉर फ्लीट ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि रेलवे में अगर आप ध्यान से देखो कि कोई बंदा है ना एयरवे का इस्तेमाल कर रहा है या बस का इस्तेमाल कर रहा है, बढ़ती हुई टिकट भरता जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। हर दिन हर महीने टिकट्स के रेट जो है वो बढ़ते हैं। अगर आप बस में ट्रेवल करते हो आपको पता होगा, क्योंकि वो बोल देते डीजल का जो दाम है जी वो बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। रेलवे के 2 रुपए भी बढ़ जाए ना, लोग धरने पे बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे पैसेंजर्स की हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज है वो रेलवे का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कारण क्या है, सस्ता है। कारण क्या है, सस्ता है। अगर आपका खर्चा ज्यादा भी हो रहा है तो पैसेंजर्स को या फिर जो ऑपरेटर्स हैं उनको आपको कुछ ना कुछ सब्सिडीज देनी पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने किसी प्राइवेट ऑपरेटर को सरकार ने क्या है पैसेंजर रेलवे में इन्वॉल्व कर लिया। प्राइवेट ऑपरेटर अपने अकॉर्डिंग दाम बढ़ा नहीं पा रहा है और सरकार उसको बढ़ाने भी नहीं दे रही, क्योंकि सरकार ने क्या है जनता के अकॉर्डिंग चलना है। अब उस बंदे का खर्चा ज्यादा हो गया और टिकटों से कलेक्शन कम हुआ, तो सरकार क्या बोलती है, कोई बात नहीं तुझे सब्सिडी हम दे देंगे। ये तो गड़बड़ है ना, फिर इसमें आपको फायदा तो कोई नहीं होने वाला, ये तो आपका नुकसान ही नुकसान है। तो ये गड़बड़ भी हमारे पास चल रही है। देन नीचे हमारे पास क्या है, चैलेंजेस दिए गए हैं हिंडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास हैं जिसकी वजह से हमारे देश में जो रेलवे नेटवर्क है उसकी डेवलपमेंट जब जब शब्द आएगा, मैंने हमेशा आपको बोला है डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटी का इंप्रूव होना। मैंने ग्रोथ नहीं बोला, मैंने डेवलपमेंट बोला है। अगर हम इंडिया के रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं तो दुनिया में चौथे नंबर पे आपको इंडिया का रेलवे नेटवर्क देखने को मिलेगा। इतना बड़ा हमारा रेलवे नेटवर्क है, कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है।
बट क्वालिटी में गड़बड़ है। जैसी ट्रेन आपको जर्मनी में या यूएसए में देखने को मिलती है, वैसी ट्रेन आपको इंडिया में क्यों नहीं देखने को मिलती? अभी वंदे भारत कितनी सारी ट्रेन आपकी लॉन्च की गई हैं, ये रिसेंट सिनेरियो है। उससे पहले आज भी अगर आप देखोगे बहुत पुरानी पुरानी ट्रेन अभी तक चल रही है, क्वालिटी बहुत डिग्रेडेड है आप बोल सकते हो। तो उसकी बात ये यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या चैलेंज है। नंबर 1 है कंजेस्टेड नेटवर्क। कंजेस्टेड नेटवर्क मतलब ओवर स्ट्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विद 60% plus routes being more than 100% utilized, leading to the reduction in the average speed of passenger and freight trains। मतलब हमारे देश में जितने भी आपके रेल रूट्स हैं, जो भी आपने बनाए हुए हैं, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द रेल रूट्स का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन किया जाता है। बहुत सारी ट्रेन्स चलती हैं एक रेलवे रूट के ऊपर, जिसकी वजह से क्या है, टाइमिंग्स डिवाइड करनी पड़ती हैं, स्पीड्स को कंट्रोल करना पड़ता है। तो मतलब क्या है, आपका जो क्वालिटी ऑफ रेलवे है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यूटिलाइजेशन हद से ज्यादा है। दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, राइट। सेकंड देखो, एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी लो है। लो एफिशिएंसी ऑफ द रेलवे इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इट एम्प्लॉयज एंड देयर कैपेसिटी। जिस तरीके ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, स्किल। ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्किल एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन। जिस तरीके के अभी प्रेजेंटली हमारे पास इंजीनियर्स या जितने भी आपके एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं इस सरकारी नौकरियों के ऊपर, उनकी कैपेसिटी और उनकी कैपेबिलिटी में दिक्कत है, जिसकी वजह से क्या है, रेलवे में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही है। गाड़ियों की हम बात करते हैं तो हर साल गाड़ी का नया मॉडल आ जाता है और कुछ ना कुछ अपडेशन होती है, लेकिन रेलवे में तो ऐसा हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाले वहां पे हैं, ये है सरकारी मामला, यहाँ पे कोई प्राइवेट रिसर्च तो हो नहीं रही है, तो वो गड़बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स बैठा हुआ है, पुराने पता नहीं बुजुर्ग कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे, कई तो रेलवे में कुछ नहीं कर रहे हैं। रेलवे इंजीनियर्स में आपको मोस्ट ऑफ द इंजीनियर डम मिलेंगे, कुछ नहीं पता है, काम करके राजी नहीं है। क्यों? आराम से बैठे काम करो ना करो, आपको तनख्वाह आ रही है, पेंशन आ रही है। अगर ये हो गया प्राइवेट तो उसी दिन से काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर आपकी एफिशिएंसी नहीं होगी आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे, सिंपल चीज है। देन the decline in growth of internal revenue generation, a decline in the growth of internal revenue generation has meant that railway has been funding its capital expenditure through the budgetary support from the central government and borrowing। वही जो मैंने आपको बताया कि खुद का कोई रेवेन्यू ये जनरेट नहीं कर पाते हैं, खुद तो घाटे में चल रहे हैं। जो भी खर्चे होते हैं, खर्चे भी सरकार से पैसा लेके, बजट की जो सपोर्ट आती है, इनको जो ग्रांट आती है उसकी मदद से अपने पूरे करते हैं। देन सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। करंटली डिसीजन मेकिंग इन रेलवे इज सेंट्रलाइज्ड। रेलवे के जितने भी डिसीजन होते हैं ना, रीजनल लेवल से नहीं बनते हैं। सेंट्रलाइज मतलब जो रेलवे मिनिस्ट्री है उनके डिसीजंस आते हैं, पूरे देश में इंप्लीमेंट होते हैं। जरूरत क्या है, जो स्टेट लेवल पे आपके, या फिर आप बोल सकते हो जो जोन्स है हमारे पास, ईस्टर्न जोन, जैसे हम लोग उत्तर जोन में आते हैं, नॉर्दर्न जोन में आते हैं, लिखा होगा ना उत्तर रेलवे। ये जोनल लेवल से आप सुजेशंस नहीं ले रहे हो, जोन्स को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में। बस सेंटर बैठा हुआ पॉलिसीज बना रहा है, वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये हर एक सेक्टर में होता है गड़बड़। देन सेफ्टी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। अब ये तो गड़बड़ है ही है। रिसेंट ईयर्स में कितने रेलवे एक्सीडेंट्स आपको देखने को मिले हैं, इन्हीं करंट अफेयर्स में नीचे जाके हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो रिसेंट वाला भी आपको एक्सीडेंट देखने को मिला है। तो हर साल या 2 साल के बाद कोई ना कोई एक्सीडेंट हमें देखने को मिल रहा है। सेफ्टी नहीं है, क्वालिटी नहीं है रेलवे के अंदर, तो गड़बड़ी गड़बड़ है, राइट। देन कंपटीशन फ्रॉम द एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, क्वालिटी इज वेरी गुड, और ऊपर से एविएशन इंडस्ट्री में हमें रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला कि सरकार की कुछ स्कीम्स आई, जैसे फॉर एग्जांपल उड़ान स्कीम आई, जिसमें क्या कर दिया गया, टिकट्स के रेट थोड़े कम कर दिए गए, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो एविएशन का इस्तेमाल करके ट्रेवल कर सकती हैं। तो रेलवे को वो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि रेलवे में वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाती है जो आपको एयरप्लेन में मिल पाती है। दूसरी चीज, एयरप्लेन की जो स्पीड है उसको रेलवे कभी मैच कर ही नहीं सकता, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विशियस साइकिल ऑफ रेलवे, पुअर फाइनेंस ऑफ रेलवे हैड लेड टू द लो इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। विशियस साइकिल का मतलब होता है कि आप उस जाल में उलझ चुके हो, हर हर साल घाटे में घाटे में घाटे में घाटे में, और जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। मतलब फायदा कहीं पे नहीं हो रहा, बस काम चल रहा है।
काम चलाऊ हो चुकी है ये आपकी इंडस्ट्री, जो रेलवे इंडस्ट्री है। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। दैट्स इट। नीचे आपके पास दी गई है विवेक देबराय कमेटी। इसके मैंने आपको कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पे दी हैं, सिंपल रिकमेंडेशंस है, ऊपर जो हमने पढ़ा है उसी चीजों के ऊपर ये बात कर रही है, इसको आपने एक बार रीड आउट करना है। विवेक देबराय कमेटी की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये याद रखना, कई बार वैसे भी अगर पूछ लिया जाता है, तो 2014 में ये कमेटी बनाई गई थी, जब पहली बार आपकी एनडीए की सरकार आई थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो ये बीजेपी की सरकार है। 2014 में ये कमेटी बिठाई गई थी, और 2019-20 में आके इनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस रेलवे के ऊपर दी गई है कि कैसे कैसे रेलवे में सुधार किया जा सकता है। तो ऐसी कमेटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हो, तो वहां पे तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ईयर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब बनाई गई है और किसके बारे में है, वो भी पूछा जाता है, ठीक है। और अगर मेंस का आंसर लिख रहे हो और आपको रेलवे के ऊपर कुछ लिखना है, तो आप अगर विवेक देबराय कमेटी की 2 रिकमेंडेशंस भी मेंशन कर दो और साथ में मेंशन कर दो कि इस कमेटी ने ये बताया था, तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। सिंपल चीज है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट इंडियन पार्लियामेंट, जिसमें आपके पास एमपी है जिनका नाम है माहुआ मोत्रा। माहुआ मोत्रा की अगर हम बात करते हैं, उनके अगेंस्ट एक केस चल रहा है लोकसभा की एथिक्स कमेटी में। माहुआ मोत्रा, इट्स शी नॉट ही, ठीक है। हाँ, तो ये जो एमपी है आपकी, इनके ऊपर क्या है, केस चल रहा है लोकसभा की एथिक्स कमेटी में। हमारा मुद्दा क्या है, व्हाट इज एथिक्स कमेटी? ये एथिक्स कमेटी है क्या? मैंने आपको पार्लियामेंट्री कमेटीज पढ़ाई थी, याद करो। उसमें प्रिविलेज कमेटी भी आती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी आती है, एस्टीमेट, पता नहीं कितनी सारी कमेटीज हैं। 24 तो हमारे पास डिपार्टमेंटल ही कमेटीज हैं, जो कि परमानेंट है। बाकी बहुत सारी कमेटीज, विवेक देबराय कमेटी बना दी, ये बना दिया, वो ऐसी बहुत सारी एडहॉक और टेम्परेरी कमेटीज जो है, वो पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पे बनाई जाती है। तो उसमें आपके पास ये एथिक्स कमेटी क्या चीज है, इसमें मेंबर्स कहां से आते हैं, कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसका काम क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखो इसमें सबसे पहले केस ये है क्या आपका, एमपी माहुआ मोत्रा इज फेसिंग प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द लोकसभा एथिक्स कमेटी ओवर द एलिगेशंस ऑफ रिसीविंग मनी for posing questions in parliament. She is said to have also shared a password for online submission of questions. If implicated, the act could be considered as breach of privilege and contempt of the house. तो यहाँ पे ये जो एमपी की हम बात कर रहे हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगा है कि इन्होंने ना अपना जो पासवर्ड है, यहाँ पे क्या होता है कि आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, तो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बताए हैं। स्टेयर्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस हमने पार्लियामेंट में पढ़े थे। ये क्वेश्चन पूछने से पहले आपको क्या है, 1 महीना पहले अपना जो क्वेश्चन है वो सबमिट करना पड़ता है। और आजकल हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन सबमिशन होती है कि ये क्वेश्चन आपने स्पीकर को भेज दिया कि ये क्वेश्चन मैंने पूछना है, तो वो आपका टाइम अरेंज कर देंगे, यही 5 मिनट आपके पास है, पूछ लो। उसके लिए हर एक एमपी के पास अपना पासवर्ड होता है। इन्होंने वो जो पासवर्ड था, उस पासवर्ड को शेयर किया, और उस पासवर्ड की मदद से दुबई से आप बोल सकते हो एक क्वेश्चन जो है वो रिसीव हुआ। वो आईपी एड्रेस दुबई का, जहां से वो क्वेश्चन रिसीव हुआ। तो मतलब इस एमपी ने कहीं ना कहीं से पैसा खाया है वो क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन खास तौर पे पूछा गया जो ये आपके अंबानीज अडानीज हैं और जो आपके नरेंद्र मोदी हैं, इनके ऊपर। मतलब एक तरीके से एक अटैक आप बोल सकते हो किया गया कहीं ना कहीं, राइट। तो सरकार तो इस चीज से भड़क गई कि ये क्वेश्चन वहां से कैसे आ गया, आपने गड़बड़ की है। और एमपी खुद क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी का क्वेश्चन एमपी पूछने की पावर नहीं रखता है कि एमपी किसी और से पैसे ले लेगी, ठीक है तो ये क्वेश्चन पूछना तो पूछवाना चाहता है पार्लियामेंट में, ठीक है इतने पैसे दे, मैं पूछ लूंगा तेरे बिहाफ पे, आप बोल सकते हो। ये गड़बड़ है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस मतलब हाउस के रूल्स के अगेंस्ट है, आपने उसको तोड़ा है, प्लस ये हाउस के एथिक्स के भी अगेंस्ट है। और आपने अपनी प्रिविलेज, जो आपको ये अधिकार दिया गया है एज ए एमपी कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उस प्रिविलेज का आपने गलत इस्तेमाल किया, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आप बोल सकते हो, राइट। अभी ये कोई पहला केस नहीं है। 1951 में हमारे पास एचजी जो आपके मुदगल है, उनके खिलाफ भी ये केस आया था। 2005 में अगर हम बात करते हैं 11 एमपीज के खिलाफ ये केस आया था। 2008 में अगेन आपको ये केस देखने को मिला। दिस केसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट आपको ये बताने के लिए
कि ये अभी ना थोड़ा ज्यादा ही हो चुका है। 1951 के बाद 2005, 2008 लगातार ऐसे केसेस हमारे पास आते जा रहे हैं। तो इसमें एथिक्स कमेटी क्या है, मेजर मुद्दा आपका सिर्फ ये होना चाहिए कि व्हाट इज एथिक्स कमेटी। तो सबसे पहले देखो, ethics committee is a parliamentary body responsible for examining the cases of ethical misconduct among the members of parliament। तो ये पार्लियामेंट्री बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा ये कमेटी बनाई जाती है। अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी है, राज्यसभा की एथिक्स कमेटी फिर अलग से होगी। दोनों हाउस की अपनी अपनी एथिक्स कमेटी होती है, जो क्या बताती है कि अगर किसी एमपी ने एथिक्स की उल्लंघना की है तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चार्जेस वगैरह वो सब ये कमेटी बताएगी। अगर कमेटी ने ये प्रूव कर दिया कि हाँ इस बंदे के द्वारा ये एथिकल मिसकंडक्ट किया गया है, तो वो रिकमेंडेशन दे देगी किसको, लोकसभा को। लोकसभा के मेंबर्स फिर डिसाइड कर सकते हैं कि इस बंदे को सस्पेंड करना है कि क्या करना है। सस्पेंशन की जा सकती है ना मेंबर्स की, बाय द लोकसभा के मेंबर्स वोट करके। The members of ethics committee are appointed by speaker for the 1 year term। 1 year term वाला सिस्टम जब आ जाता है, ये चीज हमेशा याद रखना। मैंने आपको बताई थी कुछ परमानेंट कमेटीज। परमानेंट कमेटीज जो होती है उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस हमेशा 1 ईयर रहता है। चाहे आपकी एस्टीमेट कमेटी हो, याद करो, एस्टीमेट कमेटी हो आपकी, चाहे आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो, ये सारी कमेटीज मैंने आपको पढ़ाई थी। सबका टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहता है, 1 साल का। हर 1 साल के बाद कुछ नए एमपीज इन कमेटीज में रखे जाते हैं, 1 साल के लिए वो इस कमेटी के मेंबर बन के रहते हैं। और अब हम लोकसभा की बात करें तो ऑटोमेटिकली स्पीकर के द्वारा वो मेंबर्स जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा। देन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 4 मार्च 1997 बाय द वाइस प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और जो देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो राज्यसभा में पहली एथिक्स कमेटी 1997 में बनाई गई थी। दूसरा अगर हम बात करते हैं, एन एडहॉक एथिक्स कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2000 बाय द लेट स्पीकर जी.एम.सी. बालायोगी एंड बिकेम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द हाउस इन 2015। तो 1997 में सबसे पहले राज्यसभा ने एथिक्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की। 2000 में जाके मतलब 2.5-3 साल के बाद जाके लोकसभा ने एडहॉक। मैंने आपको बताया 2 तरह की कमेटीज होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटीज, करवाई हुई है मैंने। स्टैंडिंग कमेटी मतलब जो हर टाइम आपके पास हाउस के पास अवेलेबल है, 1-1 साल के बाद इलेक्शंस करवा के नए नए मेंबर्स आप चुनते जाते हो, राइट। एक होती है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी मतलब जब मुद्दा आएगा तो आप कमेटी बना लोगे, मुद्दा नहीं है कमेटी खत्म। जैसे विवेक देवराय कमेटी मैंने आपको बताई, रेलवे के ऊपर मुद्दा आया, 2014 में इन्होंने कमेटी बिठाई, 2019-20 में उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी, कमेटी खत्म। हर साल तो वैसी कमेटी आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप बोल सकते दोज आर कॉल्ड एज एडहॉक कमेटीज। तो ईयर 2000 में लोकसभा में इसको एज एडहॉक कमेटी बनाया गया, और 2015 में जाके इस एडहॉक कमेटी को परमानेंट कर दिया। मतलब 2000 से लेके 2015 के बीच में जब कोई केस आता था तो कमेटी बना लेते थे, अदरवाइज कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन 2015 के बाद क्या है, हर साल ही ये कमेटी आपकी एग्जिस्ट करती जा रही है, परमानेंट कमेटी इसको बना दी है। तो प्रेजेंटली लोकसभा राज्यसभा दोनों में एथिक्स कमेटी इज अ स्टैंडिंग कमेटी और परमानेंट कमेटी, नॉट अ एडहॉक कमेटी। क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर कंप्लेंट्स, तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर चलता है, कंप्लेंट कैन बी मेड बाय एनी पर्सन थ्रू अनदर लोकसभा एमपी विद एविडेंस और एन एफिडेविट। किसी भी पर्सन के द्वारा इल्जाम लगाया जा सकता है, कोई बाहर का पर्सन भी लगा सकता है और आपका एमपी भी लगा सकता है। आप बोल सकते हैं बाहर का पर्सन इल्जाम लगाएगा तो एमपी उस बाहर के पर्सन के बिहाफ के ऊपर उस इल्जाम को सदन के अंदर लेके आएगा। हो सकता है वो वहां पे कोई ना कोई एविडेंस पेश करके इल्जाम लगाए, हो सकता है वो एफिडेविट दें। एफिडेविट मतलब उस चीज की जिम्मेदारी लें कि हम ये इल्जाम लगा रहे हैं तो हमने कुछ छानबीन की है तो तभी हम लगा रहे हैं। किसी भी तरीके से आप इल्जाम लगा सकते हो, कोई भी लगा सकता है इल्जाम किसी एमपी के ऊपर मिसकंडक्ट के लिए। नेक्स्ट देखो, मेंबर्स कैन कंप्लेंट विदाउट प्रोवाइडिंग एन एफिडेविट। जो एमपी है, अगर बाहर के बंदे ने एमपी के ऊपर इल्जाम लगाना है तो उसको एफिडेविट देना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर वो कल को गलत इल्जाम हुआ तो डेफामेशन का केस हो जाएगा उस बंदे के ऊपर। लेकिन अगर एक एमपी ही एमपी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, उसको एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लगा सकता है, क्योंकि वो एक एमपी है, राइट। नेक्स्ट, द स्पीकर कैन रेफर कंप्लेंट्स अगेंस्ट एमपीज टू द कमेटी। स्पीकर अगर चाहे तो खुद सॉर्ट आउट कर सकता है,
अगर वो चाहे तो ये जो कमेटी आपकी है उसके पास इस कंप्लेंट को भेज सकता है। कमेटी कंडक्ट अ प्राइम फेसी इंक्वायरी बिफोर डिसाइडिंग टू एग्जामिन द कंप्लेंट। सीधा नहीं है कि कमेटी के पास ये कंप्लेंट की और कमेटी बोले कि आज से हम इंक्वायरी स्टार्ट कर देते हैं। वो एक प्री इंक्वायरी करते हैं कि ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है इसका कोई बेस है कि ऐसे हवा में इल्जाम लग रहे हैं। तो पहले बेस डिसाइड किया जाता है कि एक्चुअल में कोई केस में, जैसे होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में आप पीआईएल डालते हो तो सुप्रीम कोर्ट आपकी पीआईएल को एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। वैसे यहाँ पे जो कमेटी है इनके पास जब कंप्लेंट आएंगी वो थोड़ी बहुत इंक्वायरी करेंगे कि क्या ये कंप्लेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो बाद में इंक्वायरी उसके ऊपर स्टार्ट की जाएगी, राइट। देन इट प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द स्पीकर फॉर हाउस कंसिडरेशन विद प्रोविजंस फॉर डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट। देन इसके बाद ये पूरी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के सामने, मतलब खास तौर पे लोकसभा के सामने ही रखें क्योंकि ये लोकसभा की कमेटी की हम बात कर रहे हैं, वहां पे रखी जाएगी। वहां पे मेंबर्स डिस्कस करेंगे, स्पीकर इस रिपोर्ट को रखेगा, मेंबर्स इसको डिस्कस करेंगे, देन वोट करेंगे कि अगर वो बंदा गिल्टी पाया गया है तो उसको क्या सजा देनी है, उसको सस्पेंड करना है या क्या करना है, राइट। देन ओवरलैप विद द प्रिविलेज कमेटी। अब ये वाली कमेटी तो 2015 से आपकी परमानेंट कमेटी बनी है। हमारे पास शुरू से ही, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से हमारे देश में प्रिविलेज कमेटी जो है वो बनाई जाती है। प्रिविलेज कमेटी क्यों बनाई जाती है? जब कोई एमपी या मिनिस्टर अपनी प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल करता है तो वो जो केस होता है वो प्रिविलेज कमेटी के पास चलता है। तो यहाँ पे मुद्दा आ गया कि अगर आपके पास प्रिविलेज कमेटी है तो आपको अलग से एथिक्स कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? वो काम तो प्रिविलेज कमेटी भी कर रही थी, आपको अलग से एथिक्स के ऊपर कमेटी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या एथिक्स के केस अलग होगा, प्रिविलेज का केस अलग होगा? तो देखते हैं ये क्या चीज है। तो देखो यहाँ पे, द एथिक्स कमेटी ऑफ द प्रिविलेजेस कमेटी ऑफ्टन डील विद द सिमिलर इशू। एक जैसे मुद्दों के ऊपर ये डील करते हैं बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? द एथिक्स कमेटी कैन टेक अप ओनली केसेस ऑफ मिसकंडक्ट इन्वॉल्विंग एमपीज। अगर हम बात करते हैं एथिक्स कमेटी की, वो सिर्फ और सिर्फ एमपी के मिसकंडक्ट को देख सकते हैं, मिनिस्टर के मिसकंडक्ट को नहीं देख सकते। मिनिस्टर जो है मतलब एक एमपी जिसके पास कोई ना कोई मिनिस्ट्री है वो बन गया मिनिस्टर। अगर मिनिस्टर ने कुछ मिसकंडक्ट किया है तो उस केस को एथिक्स कमेटी हैंडल नहीं कर सकती। उसको कौन हैंडल करेगा? प्रिविलेज कमेटी। सो देयर इज अ डिफरेंस कि एमपी का केस ये उठा सकते हैं एथिक्स कमेटी वाले, मिनिस्टर का नहीं उठा सकते, वो सिर्फ प्रिविलेज कमेटी ही उठाएगी, राइट। सेकंड देखो, मोर सीरियस एक्यूजेशंस स्पेशली दोज रिलेटेड टू द करप्शन टिपिकली गोज टू द प्रिविलेज कमेटी। जो ज्यादा सीरियस वाले मुद्दे होते हैं, करप्शन एंड ऑल, कि एमपी ने करप्शन की है, तो फिर एमपी ने अगर करप्शन की है, बहुत बड़ा इल्जाम एक्यूजेशन उसके ऊपर लगा है, तो वो केस भी फिर आप एथिक्स कमेटी के पास नहीं लेके जाओगे, प्रिविलेज कमेटी के पास लेके जाओगे। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर तो आपका कोई छोटा मोटा इल्जाम लगा कि इस बंदे ने ये रूल तोड़ दिया, वो रूल तोड़ दिया, ये गलत था, इस तरीके से इस बंदे ने बाहर जाके लोकसभा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ये लोकसभा की आप बोल सकते हो डिग्निटी के खिलाफ है, ऐसे छोटे मोटे केसेस है तो एथिक्स कमेटी। कोई बड़ा इल्जाम लगा है तो प्रिविलेज कमेटी में वो केस जाएगा। सो देयर इज अ डिफरेंस। MPs and non-MPs both can examined for breach of privilege if their actions attack the authority and dignity of the house। चाहे एमपी हो चाहे नॉन एमपी हो, नॉन एमपी मतलब कोई बाहर का बंदा, किसी ने कोई भी रिमार्क्स दिए हैं, कोई भी स्पीच दी है, कुछ भी लिखा है जिससे आपकी सदन की जो डिग्निटी है वो हार्म हुई है, तो उस बंदे के केसेस जो है वो प्रिविलेज कमेटी उठा सकती है आपकी, और उसको क्या कर सकती है? एग्जामिन कर सकती है। सिंपल। लास्ट है प्रिविलेज एक्सटेंड टू इंडिविजुअल मेंबर्स एंड हाउस एज अ होल। प्रिविलेजेस की बारे में जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको एक आर्टिकल करवाया था 105, पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं। आर्टिकल 105 जो है ये एमपीज की प्रिविलेजेस की बात करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एमपी ने सदन के अंदर कुछ बोला है तो उसके लिए उस एमपी को आप किसी कोर्ट में ले जाके उस वाणी के लिए या उस स्टेटमेंट के लिए कोई कोर्ट उस एमपी को सजा नहीं दे सकती। तो मतलब इनसाइड द वॉल्स ऑफ हाउस अगर एमपी कुछ भी बोलता है उस चीज के ऊपर कोई कोर्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये आर्टिकल 105 बोलता है मतलब एमपी के पास एक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है इनसाइड द वॉल्स ऑफ हाउस। वो अंदर जो भी बोलेगा उसके ऊपर कोर्ट एक्शन आप नहीं ले सकते हो,
राइट। जैसे हम बोलते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस है कि उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट दी है, कोई भी वर्डिक्ट दी है, उसको सदन के अंदर आप डिस्कस नहीं कर सकते, उसको सदन के अंदर आप डिस्कस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की वर्डिक्ट कभी भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद डिस्कस नहीं कर सकता। दिस इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वैसे ही सदन के अंदर एमपी ने कुछ बोला है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर केस नहीं चला सकती, हाई कोर्ट उसके ऊपर केस नहीं चला सकती, राइट। नेक्स्ट देखो, लिमिटेशंस आपके पास क्या है, आप जस्ट इसको रीड आउट कर सकते हो। लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ अनएथिकल कंडक्ट। सबसे पहली बात तो हमारे पास डेफिनेशन ही नहीं है कि अनएथिकल चीज क्या होगी। जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस को रिमूव किया जाता है तो दो कारण हो सकते हैं, एक होता है मिसबिहेवियर, एक होता है मिसबिहेवियर और दूसरा होता है इनकैपेसिटी। दो कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज निकाले जा सकते हैं। मिसबिहेवियर क्या होगा इसकी डेफिनेशन कहीं पे नहीं दी है, इनकैपेसिटी क्या होगी इसकी डेफिनेशन कहीं पे नहीं दी है। वैसे अनएथिकल कंडक्ट, कौन सी चीज को अनएथिकल माना जाएगा? एथिक्स क्या होते हैं? व्हाट आर एथिक्स? वो एथिक्स है, वो तो आप एथिक्स को वो कर रहे हो। सोशलाइज करना, अच्छा, और एथिक्स क्या होते हैं? कौन सी लिमिट? कौन से बेसिक रूल कहाँ पे लिखे हुए हैं? एथिक्स कहाँ पे लिखे हुए हैं? फिर सबको पता कैसे चलेगा कौन से बेसिक रूल्स है? क्या नॉर्मल? नॉर्मल कुछ नहीं है इधर, नथिंग इज नॉर्मल, सब अब नॉर्मल हो रखा है। कहाँ से आते हैं ये? नेचुरलाइज है। इंसान तो जानवर था जब पैदा हुआ है, मतलब जब बना है होमोसेपियंस। एथिक्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो समाज के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। दीज आर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ डिसाइडेड बाय द सोसाइटी। डिसाइडेड बाय द सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और है, मॉरल। मॉरल्स क्या होते हैं? मॉरल्स आर नॉट डिसाइडेड बाय द सोसाइटी, मॉरल्स आर डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल इटसेल्फ। मेरे मॉरल्स, आपके मॉरल्स, इनके मॉरल्स, उनके मॉरल्स डिफरेंट हो सकते हैं। मुझे जो चीज हो सकता है बहुत बुरी लगती हो, आपको वो चीज नॉर्मल लगती हो, या फिर आपको वो चीज और भी बुरी लगती हो, कुछ भी हो सकता है। दोज आर मॉरल्स। एथिक्स मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ जो समाज ने डिसाइड किए। फॉर एग्जाम्पल, चोरी करना बहुत बुरी बात, जैसे आपने बोला किसी को नीचा, बड़ी बुरी बात, राइट। ये सारी चीजें जो होती हैं, एथिक्स कहीं पे लिखे नहीं होते, कहीं पे नहीं लिखे होते, क्योंकि आप इसको लिख ही नहीं सकते। समाज में बहुत सारे एथिक्स होते हैं, आप गिनती करने लगो तो पता नहीं कितनी सारी चीजें निकल आएंगी, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे कौन सी चीज अनएथिकल होगी ये कहीं पे लिख के दी नहीं आपने। तो सबसे पहली गड़बड़ तो यही है कि जो कंडक्ट किया गया बंदे के द्वारा अनएथिकल है कि नहीं है। हाँ, कि लिखा नहीं हुआ, बस अकॉर्डिंग टू केस आप बोल सकते हो, उन चीजों को डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे कमेटी बताएगी फिर आपको, अब कमेटी कुछ भी बता दे, वो डिपेंड करता है कि कमेटी में जो मेंबर बैठे हैं उनके एथिक्स क्या है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द कमेटी मे नॉट एड्रेस मोर सीरियस केसेस ऑफ मिसकंडक्ट और वायलेशन ऑफ लॉ एज दीज ऑफ्टन गो टू द प्रिविलेज कमेटी। एथिक्स कमेटी के पास जो केसेस आते हैं, छोटे मोटे केसेस आते हैं, छोटा मोटा मिसकंडक्ट, छोटा मोटा रूल को आपने तोड़ दिया, या कुछ ऐसे आपके केसेस आते हैं जो खास केसेस होते हैं, जो कोई मेजर ब्रीच आपने की है, वो तो प्रिविलेज कमेटी के पास ही जाते हैं। फिर इसको बना के क्या करना, वो केसेस भी प्रिविलेज कमेटी को दे दो, है ना। देन इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन बट लैक्स अथॉरिटी इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। देखो, पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, कि मैं मान लो कि मैं आपको बोल दूं कि देखो हमारी क्लास के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर कोई इन रूल रेगुलेशन को तोड़ेगा तो उसके ऊपर मैं एक्शन लूंगा,
यहाँ पे पार्लियामेंट में अगर हम बात करते हैं, रूल रेगुलेशन को कोई तोड़ता है तो उसके ऊपर सिविल केस तो ये चला सकते हैं, क्रिमिनल केस ये चला नहीं सकते, इनकी अथॉरिटी नहीं है एथिक्स कमेटी की। अगर मान लो कोई क्राइम किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, उसके ऊपर कोई एक्शन लेने की इनके पास पावर ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा हुआ। एथिक्स में तो क्रिमिनल एंड सिविल दोनों कंडक्ट आ जाएंगे ना, सिंपल चीज है। नेक्स्ट, decisions rely on the common sense approach and may not strictly adhere to the legal standards or rules of evidence। वही बात होगी कि कहीं पे कोई रूल रेगुलेशन लिखा नहीं हुआ है, डिपेंड करता है कि एक कॉमन स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी मोरालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या सही लगता है, उनको क्या गलत लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम जजेस को बिठाते हैं, कई केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं, जैसे रिसेंटली आपके पास केस आया था, ये जो LGBTQ की जो मैरिज है, जो होमोसेक्सुअल मैरिजेस है, उनको लीगलाइज करने का। अब हमारे देश में कहीं पे भी इस चीज के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि इस चीज को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये क्या कोई रूल बोलता है, क्या आईपीसी बोलता है? आईपीसी का जो सेक्शन बोलता था वो तो आपने हटा दिया, जो चीज इस चीज को अननेचुरल बोलता था वो आपने हटा दिया। अब क्या होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे डिसाइड करेंगे? कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर नॉलेज। वो क्या सोचते हैं इस चीज के ऊपर, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल राम भूमि वाला केस हुआ, अब वहां पे मस्जिद होनी चाहिए कि मंदिर होना चाहिए? अब इसके बारे में कोई हमारा रूल नहीं बोलता है, हमारा कोई लॉ नहीं बोलता कि अगर पहले वहां पे मंदिर था बाद में मस्जिद बनी तो आप मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दो। ऐसा कोई अधिकार हमें कोई लॉ नहीं देता है। बट अगेन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई, अलग अलग लोगों से बातचीत की गई और फाइनली वो अपने डिसीजन पे आए। वही चीजें यहाँ पे होती है, कोई रूल रेगुलेशन ऐसा है ही नहीं आपके पास। देन अगर हम बात करते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री आपके पास प्रिविलेज कमेटी है, एथिक्स कमेटी है, और एक होता है कि जुडिशियल केस चल रहा किसी बंदे के ऊपर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, जब जब जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट आपके प्रेसिडेंट को निकालता है, आर्टिकल 61 बोलता है ना कि जो पार्लियामेंट है वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चला के प्रेसिडेंट को निकाल सकता है। और उस प्रोसीजर को मैं क्या बोलता हूं, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं मैं क्या बोलता हूं? क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर। क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी मतलब अर्ध, पूरा नहीं आधा। क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर मतलब पार्लियामेंट कुछ हद तक जुडिशरी की तरह एक्ट करता है जब प्रेसिडेंट को निकाला जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को निकालने के लिए भी रीजन होता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसने जो कंडक्ट किया है वो वायलेशन है कि नहीं, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, डिसीजन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कमेटी बनती है इन्वेस्टिगेशन कमेटी, तो वो आप एक तरीके से जुडिशरी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही किया जा रहा है कि क्या डिफरेंस है, जुडिशरी अगर कोई केस संभालती है ऐसा और पार्लियामेंट संभालता है। तो सबसे पहले देखो नेचर। जुडिशियल प्रोब की अगर हम बात करते हैं, जुडिशियल प्रोब्स आर कंडक्टेड बाय लीगली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स विद इन द जुडिशरी, दे फॉलो लीगल प्रोसीजर्स एंड एडहेयर टू द रूल्स ऑफ एविडेंस। अब ये जो आपकी एथिक्स कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसमें जो मेंबर बैठते हैं वो कौन होते हैं? एमपीज। क्या गारंटी है कि उस एमपी को या जितने भी आपके एमपीज बैठे हुए हैं उनको लॉ की नॉलेज होगी, उनको आईपीसी के बारे में पता होगा? नहीं होगा पता। जब उनको नॉलेज नहीं है तो वो अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने नेचर अपनी मोरालिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जो जजेस होते हैं वो अपनी मोरालिटी के ऊपर नहीं चलते हैं, ऐसे केसेस में वो चलते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशंस लॉ। लॉ क्या बोलता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस शब्द का मतलब क्या है? लॉ ने जैसा बताया है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप जिस डिसीजन के ऊपर पहुंचोगे वो डिसीजन फाइनल होगा। हम कभी ये क्यों नहीं बोलते हैं कि इस जज ने ये आपकी वर्डिक्ट दी थी, जज की गलती थी? हम कभी जज की गलती नहीं निकालते, क्योंकि जज की गलती हो ही नहीं सकती। जज का काम सिर्फ ये है कि जो प्रोसीजर बताया गया है किसी केस के लिए उस प्रोसीजर को वो फॉलो करे, एट द एंड डिसीजन अपने आप आ जाएगा, क्या डिसीजन आना चाहिए। जज अपने अकॉर्डिंग प्रोसीजर डिसाइड नहीं करता है, वो प्रोसीजर फॉलो करता है, राइट? तो वही चीज यहाँ पे आ जाएगी। देन पार्लियामेंट्री प्रोब की अगर हम बात करते हैं, सो पार्लियामेंट्री प्रोब्स आर कंडक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज हु आर नॉट नेसेसरली लीगली ट्रेन्ड एंड दे फॉलो पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पे जो कमेटी है इसमें जो मेंबर बैठे हैं वो पार्लियामेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डिसीजन देंगे, ना कि हमारे देश में जो लीगल लॉज चलते हैं उसके अकॉर्डिंग कोई डिसीजन यहाँ पे आने वाला है।
नेक्स्ट देखो, पर्पस की अगर हम बात करें, द जुडिशियल प्रोब एम्स टू एस्टैब्लिश लीगल गिल्ट और इनोसेंस ऑफ्टन इन क्रिमिनल और सिविल मैटर्स, दे कैन लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग क्रिमिनल चार्जेस और सिविल लाइबिलिटीज। अगर आपका ये केस जुडिशरी में जाता है तो आपको अच्छी खासी सजा हो सकती है इस चीज के लिए। करप्शन के लिए आपको अच्छी खासी सजा होगी। अगर एमपी का कोई करप्शन का केस, जैसे ये बोल रहे थे करप्शन की है किसी ने, तो प्रिविलेज कमेटी के पास केस जाएगा, पैसा खाया है किसी से, प्रिविलेज कमेटी के पास मान लो केस जाता है। प्रिविलेज कमेटी किसी को जेल की सजा थोड़ी ना सुना सकती है। प्रिविलेज कमेटी ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगी, उस बंदे को सस्पेंड करने की बात कर देगी। सस्पेंड, ये सस्पेंड कर दो इस बंदे कुछ टाइम के लिए, वो उनको जेल की सजा नहीं सुना सकते, जुडिशरी सुना सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप बोल सकते हो, राइट। तो ये सारे डिफरेंसेस को आपने एक बार जस्ट पढ़ लेना है। नीचे वाला जस्ट रीड आउट करो, एथिकल इशू क्या है जो आपका मिस महुआ मोत्रे है उनके केस के रिलेटेड आउटकम क्या निकलेगा। और नीचे आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिकमेंडेशन। आप तैयारी कर रहे हो तो आपने एआरसी सुना होगा या ये सुना होगा, सेकेंड एआरसी, बड़ा इसका रट्टा लगाते हैं लोग। सेकंड एआरसी मतलब 2005 की एक रिपोर्ट, 2005 की एक रिपोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा दी गई थी। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में हर एक वो चीज आती है जो लॉ बनाने से लॉ इंप्लीमेंट होने तक और इंप्लीमेंट होने के बाद रिजल्ट आने तक जितना भी कुछ है वो सब प्रशासन है, सब प्रशासन है वो। और प्रशासन में क्या क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है उसके ऊपर सेकंड रिपोर्ट पब्लिश की गई। एक फर्स्ट रिपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड रिपोर्ट मोस्ट रिसेंट है तो इंपॉर्टेंट है, 2005 की रिपोर्ट है, राइट। कोई थर्ड एआरसी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, सेकंड वाली है। इसमें क्या सुजेशंस दिए गए, नंबर 1 देखो, कोड ऑफ एथिक्स फॉर द मिनिस्टर्स। पार्लियामेंट के द्वारा, सेकंड एआरसी बोलता है कि पार्लियामेंट एक कोड ऑफ एथिक्स, मतलब क्या है, कुछ रूल्स लेके आए रिटन फॉर्म में कि ये रूल्स हैं जो मेंबर्स ने फॉलो करने, उनको बताए जाए वो रूल्स की ये रूल्स हैं। आज क्या है, रूल्स कोई है नहीं, कमेटी डिसाइड कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको मिसकंडक्ट वाली एग्जांपल दी, मिसबिहेवियर वाली एग्जांपल दी कि सुप्रीम कोर्ट का जज मिसबिहेव करेगा। मिसबिहेव में क्या क्या आएगा वो लिख के दो ना, वो तो आपने लिखा नहीं हुआ, वो तो डिपेंड करता है कि उस कमेटी में जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें कौन बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मिसबिहेवियर क्या है, राइट। तो यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स लेके आओ। देन उसके बाद उन्होंने बताया कि डेडिकेटेड यूनिट्स बनाओ। डेडिकेटेड यूनिट्स मतलब ऑफिसेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर शुड एस्टैब्लिश यूनिट टू मॉनिटर एडहेरेंस टू द कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट इंक्लूडिंग हैंडलिंग पब्लिक कंप्लेंट्स। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एंड चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा ऐसे आप बोल सकते हो, या तो कोई कमीशंस बिठा दो या कुछ दफ्तर क्रिएट कर दो जिसका काम क्या होगा, ये निगरानी रखना कि जो आपके एमएलए एमपीज हैं ये कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कंप्लेंट आ रही है तो उस कंप्लेंट को देखना। तो ये प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सेंटर में एमपीज फॉर प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में एमएलए फॉर चीफ मिनिस्टर वो रूल्स को कितना फॉलो कर रहे हैं, राइट। कौन से रूल्स को, जो ऊपर इन्होंने बात की है कोड ऑफ एथिक्स बनाओ, उसको कितना फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, मैंने ऊपर आपको बता दिया, वही सेम चीज यहाँ पे दी गई है। देन एनुअल रिपोर्ट, हर साल के बाद आपको रिपोर्ट पब्लिश करने की जरूरत है कि इस साल में कितने आपके पास मिसकंडक्ट के केसेस आए, कितने एमपीज ने कौन कौन से रूल्स को आप बोल सकते हो फॉलो नहीं किया और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, वो बताओ जनता को कि क्या कर रहे हो आप। और एट द एंड आपके पास है कि मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिनिस्टर वो है जो पॉलिसी मेकर है, जिसने पॉलिसी बनानी है। सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर्स एंड ऑल ये वो हैं जिन्होंने उन पॉलिसीज को एट द एंड ग्राउंड लेवल पे जाके इंप्लीमेंट करना है। और कुछ सिविल सर्वेंट्स क्या है, पॉलिसी मेकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मिनिस्टर को तो कुछ नहीं आता जाता, वो तो एक आपका जो ऑफिसर है, जो ट्रेन्ड ऑफिसर है, वही बना के देगा वो सारी चीजें, राइट। तो उनके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए उसके ऊपर भी बात की गई है, राइट। तो ये सारी चीजों को आपने जस्ट याद रखना है। पब्लिक डिस्क्लोजर की एट द एंड बात कर रहे हैं कि जनता को ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हो एंड ऑल, वो सारी इंफॉर्मेशन जनता तक जानी चाहिए।
दैट्स इट। यहाँ पे आपका ये जो है सेकंड वाला जो आर्टिकल है ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट रेफरेंस फ्यूल। ये क्या चीज है? ये फ्यूल किस तरीके का फ्यूल आ गया? आजकल न्यूज में बड़े तरह के फ्यूल चलते हैं, बहुत तरीके के। ये आपका फ्लेक्सिबल फ्यूल है जी, ये आपका ग्रीन फ्यूल है, ये आपका हाइड्रोजन फ्यूल है। तो वहां पे एक और आ गया आपका रेफरेंस फ्यूल। रेफरेंस शब्द का मतलब क्या होता है? जब आप मान लो आप कुछ पढ़ के आओ, मैं बोलूं कि आपकी रेफरेंस क्या थी, सोर्स क्या था, किस चीज का इस्तेमाल करके आपने उस चीज को अचीव किया, जो भी आप अचीवमेंट करके आए, जो भी आप पढ़ के आए हो, आपने क्या फॉलो किया था, क्या चीज रही होगी। मतलब क्या है, आपकी रिसर्च का वो क्या रहेगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। जब आप कोई रिसर्च आर्टिकल भी लिखते हो, नीचे रेफरेंस देते हो ना कि मैंने किन किन चीजों का इस्तेमाल करके इस रिसर्च को किया है। तो रेफरेंस फ्यूल है तो मतलब ऐसा फ्यूल जिसका इस्तेमाल रिसर्च के दौरान किया जाता होगा। किस चीज की रिसर्च? नए नए इंजन्स की रिसर्च, नई नई गाड़ियों की रिसर्च। जब आप कोई इंजन बनाते हो तो पहले उसकी रिसर्च होती होगी, उसका पूरा टेस्टिंग होती होगी। अब इंजन को टेस्ट करना है तो अगर आपका फ्यूल इंजन है तो उसमें आप फ्यूल डाल के टेस्ट करोगे, बिना फ्यूल के तो टेस्ट करने से रहे। वो जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं रिसर्च के दौरान, दैट फ्यूल इज कॉल्ड एज रेफरेंस फ्यूल। ऐसा क्यों? अब इसमें क्या चीज है, जो रेफरेंस फ्यूल है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। जब भी रिसर्च की जाती है ना, मान लो आप गंदा फ्यूल उठा के रिसर्च कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि जो इंजन है वो अच्छी एफिशिएंसी नहीं दे रहा, तो उसमें गड़बड़ क्या है? इंजन की गड़बड़ नहीं है, आपके फ्यूल की गड़बड़ है। कई बार आपने देखा होगा सेम गाड़ी अलग जगह पे अलग एफिशिएंसी के साथ चलती है, माइलेज अलग रहती है। आप बोल सकते हो कारण क्या है? आपने अपने फादर से, मैं तो अपने फादर को सुनता रहता हूँ, इस पेट्रोल पंप का जो तेल है वो अच्छा नहीं है, उसका अच्छा है, वहां से डलवाऊंगा। ये सुना है ना? फार्मर्स का ये रोज का धंधा होता है ये बोलना, है ना? तो वो क्यों बोलते हैं? क्वालिटी ऑफ फ्यूल। मशीनरी आपकी सेम है बट क्वालिटी ऑफ फ्यूल उसकी एफिशिएंसी को इंपैक्ट करती है। तो जब आप रिसर्च कर रहे हो तो बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करो रिसर्च के लिए, जो आप उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी जान सको कि बेस्ट फ्यूल होगा तो कितना एफिशिएंट ये इंजन या टेक्नोलॉजी हमारी होने वाली है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, देखो इसमें। इंडिया हैज बिगन प्रोड्यूसिंग रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल which are specialized fuel used for testing automobiles, making it part of the select group of nations that produce these high quality fuels। तो इंडिया ने भी इस चीज को स्टार्ट किया है। पहले हम बाहर से मंगवाते थे टेस्टिंग के लिए फ्यूल्स जो होते थे। ऑटोमोबाइल, आपने कोई नया ऑटोमोबाइल बनाया, उसकी टेस्टिंग करनी है, क्या इसकी एवरेज है, क्या है, वो सब करना है। तो वो फ्यूल आप बाहर से मंगवा के, वो फ्यूल डाल के, क्वालिटी फ्यूल डाल के आप टेस्टिंग करते थे। अभी वो चीज इंडिया ने भी प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दिया, आप बोल सकते हो, तभी ये न्यूज में चल रहा था। क्वेश्चन सिंपल आता है, व्हाट इज रेफरेंस फ्यूल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना हमारे पेपर में। मतलब ये जो पीसीएस वगैरह वाले होते हैं, ये क्वेश्चन अलग तरीके का पूछते हैं। आईएएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो बड़े क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं। पीसीएस वगैरह में तो कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी। कुछ ऐसी चीजें भी पूछेंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कल मैं ये पंजाब पीसीएस के प्रीवियस पेपर्स देख रहा था, मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर करना था उसके ऊपर। तो वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो देखे, मतलब जो मोस्ट रिसेंट वाला 2020 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें ये पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग क्वेश्चन पूछे गए। नॉर्मल अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो बोलेगा मैंने इतनी पॉलिटी ऐसी पढ़ी, अगर क्वेश्चन यही पूछने थे इन्होंने तो। लेवल अप किया है, लेकिन एक गंदे तरीके से अप किया है उसको, क्वालिटी अप नहीं किया उसको। मतलब वो लेवल ऐसा अप किया है बेटा कि जिसमें आप चाहते हो कि बच्चे क्लियर ना कर पाए। एक होता है वो लेवल अप करना, एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना, है ना? वो ये दोनों में गड़बड़ होती है। और यूपीएससी में आपको ज्यादातर क्वालिटी क्वेश्चंस मिलते हैं, और ये जो आपका फैक्ट वगैरह चेक करने की कोशिश ये कम ही करते हैं। रिसेंट में हुआ है कि थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए आपके पास। तो रेफरेंस फ्यूल क्या है? चार आपके पास मान लो स्टेटमेंट दिए, आपने एक चूज करनी है, बस सिंपल चीज है। ऐसा पूछा गया है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ब्लू हाइड्रो, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। ब्लू हाइड्रोजन क्या है, चार स्टेटमेंट दे दी, एक चूज कर लो, बस सिंपल। तो यहाँ पे देखो,
The Indian Oil Corporation has developed these fuels with higher specification to replace import, ensuring a reliable supply at a lower cost for vehicle manufacturers and testing agencies. तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, इनके द्वारा ये फ्यूल्स बनाए जाएंगे। अगर आप खुद अपनी कंट्री में ऐसे फ्यूल्स बना लोगे, रेफरेंस फ्यूल्स, तो आपको बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपका जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। और ये हम खास तौर पे किसके लिए बनाते हैं? ये बनाते हैं हम मैन्युफैक्चरर्स जो है आपके ऑटोमोबाइल्स के, और जो टेस्टिंग एजेंसी है जो उनको टेस्ट करती है। डिफरेंट होती है, मैन्युफैक्चर करने वाला अलग है, थर्ड पार्टी उसको टेस्ट करती है कि इसकी क्वालिटी क्या है, फिर उसको अलाउ किया जाता है मार्केट में बिकने के लिए, राइट। तो यहाँ पे रेफरेंस फ्यूल आर हाई क्वालिटी फ्यूल यूज्ड बाय गैसोलीन एंड डीजल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। दे आर यूज्ड फॉर इंजन डेवलपमेंट करने के लिए, नया इंजन बनाने के लिए इन द सेंस इंजन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। अगेन वही बात आ गई। देन परफॉर्मेंस असेसमेंट, यूज किया जा सकता है अगर आप ऐसा इंजन डेवलप कर रहे हो जो एथेनॉल से चलता है। अगर आपने, क्योंकि प्रेजेंटली ऐड करना है कि 20% आपने ऐड कर, जैसे मान लो कि डीजल है, डीजल में आप पहले तो 100% डीजल इस्तेमाल कर रहे थे, अब डीजल का 80% इस्तेमाल करो, 20% इथेनॉल मिक्स कर दो। तो हाँ, पोल्यूशन आपका कम हो जाएगा और 20% आपका डीजल भी बच गया, उसको आप नेक्स्ट में यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो। तो अगर आप ऐसा इंजन टेस्ट कर रहे हो जिसमें आप ये मिक्सचर वाला फ्यूल यूज करना चाहते हो, तो उसमें क्वालिटी इथेनॉल एंड क्वालिटी डीजल का जो मिक्सचर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। रेफरेंस फ्यूल इज ऑल अबाउट क्वालिटी फ्यूल। एक तो मैं आपको बोलूं कि आपको ये पेट्रोल पंप के ऊपर डीजल मिल रहा है जिसमें 20% इथेनॉल मिक्स है, अब उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितनी अच्छी क्वालिटी का इथेनॉल है, कितनी अच्छी क्वालिटी का डीजल है, कहीं उस डीजल में आपके पास कोई रॉ आपका जो फ्यूल है वो तो नहीं डाल रखा। ऑटोमेटिकली ऑब्जॉर्व होगा, हाँ, मिक्स नहीं हो पाएगा। यस, वही चीज है, वो क्वालिटी की बात कर रहे हैं। रेफरेंस फ्यूल हम उसको बोलेंगे जो क्वालिटी फ्यूल है, क्योंकि टेस्टिंग के लिए आप कोई इम्प्योरिटीज वाला फ्यूल इस्तेमाल करोगे तो आप पूरी एफिशिएंसी नहीं जान पाओगे, राइट, कि उस व्हीकल की एफिशिएंसी क्या है, कितनी एवरेज वो दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ensuring operability across the global climatic conditions and calibration and testing of the vehicles। तो मतलब एक अच्छी क्वालिटी के व्हीकल्स बनाने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, क्लाइमेट में उनका क्या इंपैक्ट होने वाला है। अगर आप ये व्हीकल का इंजन जला रहे हो तो उस इंजन में जो फ्यूल जला रहे हो वो कितना इंपैक्ट करने वाला, क्लाइमेट को पता होता है ना हमें। अगर आप एक गाड़ी चलाते हो तो इतना क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है, वो सारी चीजें आप इसी से पता करते हो, राइट। Reference fuels are premium products. They have higher octane numbers than normal fuel। जितना आपका ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा, आप साइंस में पढ़ोगे ऑक्टेन नंबर एंड ऑल, ये सारी चीजों के बारे में, जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा मतलब उतना अच्छा आपका फ्यूल है, राइट। तो नॉर्मल फ्यूल से इसकी क्वालिटी जो होती है वो काफी प्रीमियम क्वालिटी होती है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा करंट अफेयर है अबाउट सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग, जिसको हम ये बोल रहे हैं स्विम प्रोजेक्ट। अब सिंपल चीज है, पूछा जा सकता है इस प्रोजेक्ट के बारे में कि स्विम प्रोजेक्ट क्या है। ये सारे आपके जो प्रीलिम का पेपर होता है उसके क्वेश्चंस बनते हैं कि स्विम प्रोजेक्ट क्या है। स्विम प्रोजेक्ट के बारे में चाहे 4 स्टेटमेंट दे के पूछ लें, चाहे 4 स्टेटमेंट देने के बाद 1 2 1 2 3 कैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ लें। तो उसमें क्या है देखो, The subsurface water ice mapping project has created a map of Mars indicating regions where NASA mission have dedicated subsurface water ice, detected subsurface water ice। कुछ नहीं है, ये मान लो आपके पास मार्स है, मार्स के ऊपर मंगलयान इंडिया का भी गया है, नासा के भी बहुत सारे वहां पे प्रोजेक्ट आपके पास है। मार्स का जो आपका एटमॉस्फियर है ना, मार्स का एटमॉस्फियर है काफी ज्यादा थिन। थिन मतलब उसकी मोटाई कम है, आप बोल सकते हो, मतलब उसमें गैसेस कम है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि सनलाइट लंबे समय तक ट्रैप होके नहीं रह रहेगी, और वहां पे आपका जो टेम्परेचर बैलेंस है वो नहीं हो पाएगा वहां पे, इसलिए वहां पे लाइफ प्रेजेंट नहीं है।
और वहां पे जो आपका वाटर प्रेजेंट है ना, बिल्कुल सरफेस के ऊपर वो बर्फ की फॉर्म में नहीं जमा होता है, ऊपर आपकी रॉक होगी, रॉक के नीचे आप बोल सकते हो सब सरफेस का मतलब ही ये है कि जो सरफेस आपको दिख रहा है उसके नीचे, एक तय के नीचे, वहां पे आपके पास वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में, जमी हुई फॉर्म में देखने को मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर इज लो आप बोल सकते हो एज कम्पेयर टू अर्थ। हमारे यहाँ पे भी एक टाइम पे आइस एज थी ना, फिर क्या हुआ, बहुत सारी गैसेस जनरेट हुई जिससे एटमॉस्फेयर बना, उन गैसेस ने एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट लेके आई और हमारे अर्थ का बोल सकते टेम्परेचर बैलेंस आउट हुआ और वो सारी बर्फ पिघली, पानी बना, वो सारी चीजें। तो अभी वहां पे वो सारी चीजें नहीं है, एटमॉस्फेयर लिविंग के लिए आप बोल सकते रिलायबल नहीं है। तो कहाँ कहाँ पे, मान लो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, उसको मैप किया गया है कि कहाँ कहाँ पे। अब कल को मान लो इंडिया ने अपना कोई मिशन भेजना है मार्स के ऊपर, जैसे अभी हम ये गए हैं आपके चंद्रमा के ऊपर, तो साउथ पोल पे हम क्यों गए, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 1, उसने हमें बताया था कि साउथ पोल के पास वाटर होने के चांसेस हैं, इसीलिए हमने उसको टारगेट किया। अब आपको अगर इस मैपिंग से, स्विम प्रोजेक्ट से, इस मैपिंग प्रोजेक्ट से पता चल गया कि मार्स की इस वाली लोकेशन के ऊपर वाटर अवेलेबल हो सकता है, तो आप अपना स्पेसक्राफ्ट वहीं पे भेजोगे, आप अपना स्पेसक्राफ्ट जो होगा वहीं पे भेजोगे, वहीं पे एक्सप्लोर करोगे, यहाँ पे भेज के क्या करना जहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। तो वो नासा के द्वारा एक मैप प्रिपेयर किया गया जिसको हम बोल रहे हैं सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट। This map is a valuable resource for scientists to identify the potential landing site for the first astronaut on the Mars. अभी मार्स के ऊपर हमारे कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं गए हैं, मतलब वहां पे कोई इंसान ने लैंडिंग नहीं की है, तो वहां पे अगर आप लैंडिंग करवाना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आपको साइट खोजनी पड़ेगी। अगर हम हमारे बंदे भेज रहे हैं टेस्टिंग के लिए वहां पे, तो इस साइट के ऊपर वो जाए और वहां पे जाके वो जो वाटर अवेलेबल है कि नहीं उस चीज की प्रॉपरली खोज करके आए, सिंपल चीज है। Next, water ice on Mars is crucial for drinking, rocket fuel, and other purposes as planet's thin atmosphere cannot sustain liquid water. तो यहाँ पे लिक्विड वाटर तो हो ही नहीं सकता है इसके एटमॉस्फेयर की वजह से, यहाँ पे आपको आइस की फॉर्म में ही मिलेगा वाटर, और वो पानी पीने के लिए हो, एस्ट्रोनॉट्स के लिए आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो टेस्टिंग के लिए हो, चाहे एज अ फ्यूल, आपको फ्यूल बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आपने इन फ्यूचर मार्स के ऊपर अगर आप सोच रहे हो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लगाने का, तो वहां पे ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल, इसीलिए इसकी मैपिंग करनी। The Subsurface Water Ice Mapping Project is NASA's funded project that aims to detect where there's most likely water ice beneath the Martian ground. The project also aims to locate the best places to access water ice buried under the Martian. प्रोजेक्ट का मेजर एम यही है कि कहां कहां पे सरफेस के नीचे जो आपकी आइस है वो जमी हुई है, उसको मैप करना कि कहां कहां पे, लोकेशंस आपको बताना, सिंपल। The SWIM project support NASA's Mars exploration program in identifying the location and nature of the potential water resources on Mars. Scientists can use the map to decide where the first astronaut to set foot, वही जो हमने ऊपर बात की है, right? The SWIM project uses the high resolution imaging science experiment, that is HI-RISE, to study fresh impact craters. The fourth comprehensive map of the potential subsurface water ice locations on the Mars was released. तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इमेजेस का जो इस्तेमाल किया गया है कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि ये भी आप क्या करते हो, आपका जो उसके आसपास, मार्स के आसपास आपके जो स्पेसक्राफ्ट घूम रहे हैं वो क्या है, पिक्चर्स आप बोल सकते हो लेते हैं सरफेस की, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है दैट इज योर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस साइंस एक्सपेरिमेंट, दैट इज HI-RISE, राइट, उस बोल सकते टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, दैट्स इट। स्विम प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक चीज याद रखो अपने पास, राइट। नेक्स्ट वाला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन द फॉरेस्ट्स। तो यूएन के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है खास तौर पे फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज होस्टिंग द कंट्री लेड इनिशिएटिव इवेंट एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट्स एट द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, उत्तराखंड। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उत्तराखंड में आपको देहरादून में देखने को मिलता है, वहां पे एक इवेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये आपका इवेंट क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि यूएन के द्वारा
वर्ल्ड भर में आप बोल सकते हो यूएन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें ये प्रमोट किया जा रहा है कि आप इस तरीके के इवेंट्स करवाओ। किस चीज के लिए? फॉरेस्ट के लिए। कितना फॉरेस्ट है, कौन सी टाइप का फॉरेस्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट की बहुत सारे होते हैं। एक तो बहुत ही घना जंगल होता है, एक मॉडरेटली घना होता है, एक आप बोल सकते हो डेसिडुअस होता है कि दूर दूर ट्रीज हैं, अलग अलग तरह के जंगल होते हैं ना। तो किस क्वालिटी का कितना परसेंट आपके पास है? जैसे स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं आती जो हमें बताती है कि हमारे देश में अराउंड 24% के अराउंड क्या है, फॉरेस्ट कवरेज है, तो वो सारी चीजें इसमें तो आ जाती है। तो यहाँ पे देखो एम ऑफ द इनिशिएटिव, क्या एम है? The event aims to contribute to the discussions on sustainable forest management and UN strategic plan for forests, focusing on the thematic areas related to the forest fire and forest certification। वही बात है, आपने रिसर्च करनी है कि फॉरेस्ट में सस्टेनेबिलिटी कैसे लेके आई जा सकती है, फॉरेस्ट को कैसे सस्टेन किया जा सकता है, फॉरेस्ट फायर्स जो लगती है उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है तो उसको हम बोलते हैं कि ये है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लंग्स है, मतलब वो खत्म हो जाए तो सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी, कि बहुत घने जंगल है आपके जो अमेज़न फॉरेस्ट है। अमेज़न फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही घने जंगल होते हैं, क्योंकि वहां पे बारिश एक तो बहुत होती है और वहां के जो पौधे होते हैं उनके पत्ते नहीं कभी झड़ते, ग्रीन रहते हैं हमेशा, राइट। जैसे पेड़ होते हैं ना कुछ, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, कभी देखा है कि सर्दियां आ रही हो, ऑटम आता है, पत्ते उसके गिरते हैं, लेकिन कभी पेड़ खाली होता हुआ देखा है कि पेड़ खाली हो गया हो? नहीं, ये नीम वगैरह ये सारे पेड़ खाली हो जाते हैं, टहनियां रह जाती हैं सिर्फ। वो जो पेड़ है, जो बरगद का पेड़ हो गया, ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, खासतौर पे उसी बड़ी जड़ों वाले पेड़ और काफी तगड़े पेड़ आप बोल सकते हो, काफी घने पेड़ आप बोल सकते हो, कैनोपी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो अबाउट द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट क्या है, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखो। UNFF is an intergovernmental policy forum that promotes the management, conservation, sustainable development of all type of forest and aims to strengthen the long-term political commitment to this end। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में, विश्व भर में जितनी भी यूएन की मेंबर कंट्रीज हैं, सारी मेंबर कंट्रीज में फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कैसी कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या रिसर्च करने की जरूरत है, उसके ऊपर काम करेगा, वर्ल्ड को कनेक्ट करेगा, आप बोल सकते हो इन मुद्दों को लेके। सिंपल। एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें कब बना है, तो यूएनएफएफ जो है वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2000 बाय यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, जैसे यूएन को जब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 6 मेजर बॉडीज है यूएन में, उसमें से एक है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके द्वारा बनाया गया इसको 2000 में। इट हैज यूनिवर्सल मेंबरशिप एंड इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जितनी भी हमारे पास मेंबर कंट्रीज है यूएन की, वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। सिंपल। अब मेजर रिलेटेड इवेंट्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के साथ रिलेटेड कौन कौन से इवेंट्स हैं, मतलब अभी तक हमारे विश्व ने, हमारे वर्ल्ड ने फॉरेस्ट को लेके, यूएन ने फॉरेस्ट को लेके क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उसको देखो। नंबर 1 आपके पास आता है 1992 की कॉन्फ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अडॉप्ट्स फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एजेंडा 21। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपकी 20th सेंचुरी में मीटिंग हो रही है और 21st सेंचुरी आने वाली थी, इसीलिए इसको बोले एजेंडा 21। मतलब 21st सेंचुरी में आपका क्या एजेंडा रहेगा, क्लाइमेट को लेके, फॉरेस्ट को लेके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके। तो वो एक प्लान आप बोल सकते हो, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स यूएन के द्वारा अडॉप्ट किए गए इन 1992, राइट। देन उसके बाद देखो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट इन 1995 एंड इंटर गवर्नमेंटल फोरम on forest 1997 was established to implement the forest principles from 1995 से 2000। तो ऊपर जो आपने 1992 में फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स कुछ डिसाइड किए, ये सारी चीजें आप एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, एनवायरनमेंट में शायद मैडम ने आपको पढ़ाई भी होगी जो पहले करवाया। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करवाने के लिए 2 बॉडीज आपके पास बनाई गई हैं, एक 1995 में, एक 1997 में। काम क्या है, 95 से लेके 2000 के बीच में इनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो सारे इनिशिएटिव लेने हैं, ये 2 बॉडीज लेंगी। रट्टे नहीं मारने हैं, रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछने वाला है, ऊपर प्रिंसिपल्स का पूछा जा सकता है, सेकंड वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं।
2000 में आपको यूएनएफएफ जिसकी हम बात करें यही देखने को मिला, इज एस्टैब्लिश्ड एज अ फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा अपना एक कमीशन बनाया गया जो खास तौर पे फॉरेस्ट के ऊपर ही काम करेगा 2000 में, जिसको अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। देन 2006 में यूएनएफएफ जो है एग्रीज ऑन 4 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर द फॉरेस्ट। 4 ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने रखे फॉरेस्ट को लेके। 2006 में 4 ऑब्जेक्टिव्स आए यूएनएफएफ के। वो 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नीचे आओ, नीचे लिखे हुए 4 ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 है रिवर्स द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर वर्ल्ड वाइड थ्रू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव ये था 2006 में जो बताया गया यूएनएफएफ के द्वारा कि अभी तक जितने भी हमने डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट को आप बोल सकते हो खोया है, उतना ही फॉरेस्ट रीजनरेट करो। ऐसी मैनेजमेंट करो कि फॉरेस्ट जनरेट किया जा सके। क्योंकि जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ ना, जब ये 17th 18th सेंचुरी में, उस टाइम पे मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल क्या होती थी, या तो लकड़ी होता था या कोयला होता था। उस टाइम पे कौन से इतने पेट्रोल डीजल और ये सारे फ्यूल्स आपके पास आए थे? आए भी थे तो कॉमन नहीं थे। आज तो घरों में भी आप जलाने के लिए क्या है, आप सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हो। उस टाइम पे घरों में भी लकड़ियां जलाई जाती थी। आज आपके पास एल्युमिनियम के डोर्स लग सकते हैं, ये सारी आपके पास टेक्नोलॉजी है। उस टाइम पे लकड़ी का ही इस्तेमाल होता था। जंगलों को काटा गया, क्यों काटा गया? अपनी सिविलाइजेशन को फैलाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई है। तो वो जो हमने खोया है उसको वापस पाना है, आप बोल सकते हो रीजनरेट करना है। नंबर 2, एनहांस फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। फॉरेस्ट से सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, एनवायरमेंट लेवल पे जो बेनिफिट्स होते हैं हमें उनको बढ़ाने की कोशिश करनी है, उनको और बढ़ाना। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है तो आपके पास फॉरेस्ट में मिलने वाले कुछ आप बोल सकते हो प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोडक्ट्स को बेच के जो ट्राइब्स रहती हैं फॉरेस्ट में वो अपना काम धंधा चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत छोटी सी चीज है अगर देखी जाए तो। Then increase significantly the areas of sustainably managed forest। ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को सस्टेनेबल फॉरेस्ट बनाना है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मतलब जहां पे नुकसान ना हो फॉरेस्ट का और लंबे समय के लिए वो सरवाइव करे। Then reverse the decline in official development assistance of the sustainable forest management and mobilize increased financial resources for the implementation of sustainable forest management। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल लेवल पे, मतलब सरकारें ऑफिशियल लेवल पे इस चीज के ऊपर कोई काम करे, और प्लस सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने के लिए भाई पैसा भी तो लगेगा। विदाउट पैसा तो कुछ नहीं होता, फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी करनी है, पैसा चाहिए। तो वो रिसोर्स जो है, फाइनेंशियल रिसोर्स जो है उसको प्रोवाइड किया जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, वो नेक्स्ट एक्चुअली करंट अफेयर था, मैडम ने इसी में मर्ज कर दिया। दैट इज ऑल अबाउट केरला की अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अलग से एक आपका करंट अफेयर था। सो केरलाज अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है कहाँ पे? केरला में। बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है। अब यहाँ पे कारण क्या है, ये क्यों न्यूज में चल रही थी वो देख लो। रिसेंटली सस्पेक्टेड माओइस्ट launched an attack on the forest watchers in Kerala's Aralam Wildlife Sanctuary near the Chavachi area। तो जो आपका जो ये छवाची एरिया है केरला का, वहां पे आपको ये नॉर्थ केरला में, बिल्कुल नॉर्थ केरला में, जो कर्नाटका के साथ नहीं लगता, इसमें आपको दिखेगा वो पिंक वाला केरला है, ऊपर कर्नाटका जो येलो वाला है, उसका बिल्कुल नॉर्थ वाला जो पोर्शन है ना, वहां पे आपको अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। वहां पे कुछ माओइस्ट जो आपके ग्रुप है, माओइस्ट ग्रुप मतलब जो आतंकवादी टाइप जो आपके ग्रुप इन फॉरेस्ट में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा क्या है, जो फॉरेस्ट वॉचर्स मतलब जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। इसकी वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी न्यूज में चल रही थी। जस्ट इतना याद रखो, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे। बाकी आप इन्वायरमेंट में ये जरूर पढ़ोगे कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, राइट। ये चीज आप वहां पे जाके पढ़ोगे। नेक्स्ट, UN report on the groundwater extraction every drop counts। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं UN के द्वारा ना ग्राउंड वाटर के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, और ये बताया गया है कि विश्व भर में कितना ज्यादा आप जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर से निकाल रहे हो। ग्राउंड वाटर मतलब एक्विफर्स। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, अगर किसी ने पढ़ी है तो, जैसे मान लो ये आपके पास क्रस्ट है,
सबसे पहली लेयर आपकी क्रस्ट ही होती है, क्रस्ट के अंदर रॉक प्रेजेंट होती है, रॉक के अंदर आपके पास क्या इस तरीके से कुछ वाटर के कुएं प्रेजेंट होते हैं, मतलब नेचुरल वाटर का डिपॉजिट वहां पे होता है, जहां पे क्या है आप ट्यूबवेल वगैरह लगाते हो तो वहां से पानी आप ऊपर की तरफ निकाल लेते हो। पंजाब हरियाणा राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, खासतौर पे पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा में तो भर भर के आप बोल सकते हो ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है। साउथ इंडिया में नहीं होता है, क्योंकि साउथ इंडिया में जो टेरेन है आपका, जो आपका मतलब नीचे जमीन है, वो रॉक से बनी हुई है, और खास तौर पे आप बोल सकते हो इग्नियस रॉक से बनी हुई है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि नीचे की तरफ हमें प्लेट्यूज मिलते हैं, पठार मिलते हैं, प्लेट्यूज मिलते हैं, मतलब वहां पे कभी ना कभी वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, तो नीचे आपके पास पक्की जमीन है, तो आप ट्यूबवेल लगा नहीं पाओगे। कारण ये है, यहाँ पे पंजाब हरियाणा में क्या है, ये जो धरती है ये धरती है नदियों की, यहाँ पे नदियां बहती रही हैं, पंज आब, 5 नदियों की धरती, तो यहाँ पे जो आपका नीचे टेरेन है वो सॉफ्ट है, और ऊपर से आपके पास नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। क्योंकि साउथ इंडिया में अगर आपकी जमीन पक्की है तो ऑटोमेटिकली जो पानी है वो भी नीचे पेनिट्रेट नहीं करता होगा, तो मतलब चार्ज अप नहीं हो रहा है नीचे ग्राउंड। नॉर्थ इंडिया में अगर आपकी जमीन सॉफ्ट है तो वो चार्ज अप भी तो होता है, तभी तो बोलते हैं आज के टाइम, उस दिन मैंने आपको बताई थी एक चीज पढ़ाई थी स्पंज सिटीज के बारे में, याद करो स्पंज सिटीज। मैंने आपको बोला था कि सिटीज के अंदर आपके मतलब रॉ पार्क वगैरह होने चाहिए, ऐसा नहीं हर जगह पत्थर लगा के सब कुछ पक्का कर दो। कुछ जगहें आपकी सिटी के अंदर क्या है, मिट्टी होनी चाहिए वहां पे, जिससे क्या है पानी नीचे की तरफ सीप इन हो सके और रीजनरेशन आप वहां पे जो नेचुरल ग्राउंड वाटर है उसकी कर सको। तो उसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो a recent United Nations University report warns that 27 out of the 31 aquifers in India are depleting faster than they can be replenished due to excessive groundwater extraction। तो यूएन ने बोला कि इंडिया में टोटल जो 31 आपके पास ऐसे अंडरग्राउंड वाटर के कुएं हैं, उसमें से 27 को आपने इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है कि अगर ऐसे ही करते रहे तो उसमें पानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप वहां से वाटर निकाल रहे हो उतना वाटर वहां पे सीप इन नहीं हो पा रहा है, रिप्लेनिशमेंट आप बोल सकते हो नहीं हो पा रही है, तो ये गड़बड़ है फिर आपकी। तो ये एक्विफर्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि व्हाट इज एक्विफर और व्हाट आर एक्विफर्स, वही डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नीचे देखो की स्टेटस अबाउट द ग्राउंड वाटर, हमारे देश में ग्राउंड वाटर को लेके क्या स्टेटस है, तो उसमें देखो नंबर 1 पॉइंट, इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर। सबसे पहले तो यही याद रखो कि सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर जो यूज करता है वो कौन है, इंडिया, और अकाउंटिंग 1/4 ऑफ द टोटल विदड्रॉल। विश्व भर में आप बोल सकते हो जितना पानी जो है, जो वाटर है नीचे से निकाला जाता है, उसमें से 1/4 मतलब 25% के अराउंड इंडियंस निकालते हैं एक तरीके से, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एक्विफर्स है वो इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। देन 87% ऑफ द ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब जितना भी इंडियंस टोटल टन्स ऑफ वाटर नीचे से निकालते हैं उसमें से 87% कहाँ यूज करते हैं, सिंचाई में। तो मतलब इंडियंस क्या मेजर मुद्दा ये है कि उनको जमीन की सिंचाई करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर निकालना पड़ता है, और वो पीने के लिए इतना पानी थोड़ी ना पी जाएंगे, है ना, उनको इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि इरिगेशन करवानी है आपने। पंजाब हरियाणा में देखो जब राइस लगता है तो कितना पानी, यूज बोल लो या वेस्ट बोल लो, कुछ मर्जी बोल लो, मजबूरी भी है कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो, तो वो किया जाता है, राइट। Currently 67% of the groundwater units are safe, extraction is less than 70% of the recharge, 14% are overexploited and 4% at the critical level। टोटल जो आपकी जितनी भी हम मतलब जगह जगह से जो हमारे 27 एक्विफर्स है जहां से हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उसमें से 67% ऐसे हैं कि ठीक है इतनी ज्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं की है, मतलब वो चार्ज अप हो जाएंगे, मतलब ज्यादा कोई नुकसान नहीं है 67% में। 14% जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, मतलब वहां पे उतना चार्ज अप वाटर का नहीं हो पाएगा, आपने उससे ज्यादा आप बोल सकते हो पानी वहां से निकाला है, और 4% तो क्रिटिकल है, मतलब कोई इलाज ही नहीं है, मतलब ओवरली एक्सप्लॉइटेड है, आप ये बोल सकते हो कि वहां पे एक तरीके से वाटर आपका खत्म ही हो जाएगा। ये चीज होती है ना पंजाब हरियाणा में कि कई जगहों पे 15 फीट पे 25 फीट पे वाटर आ जाता है, कई जगहों पे 200 फीट भी नीचे चले जाओ वाटर नहीं आता है, तो मतलब देयर इज अ डिफरेंस, कुछ तो है गड़बड़ कि कहीं पे एक्विफर्स में
जो वाटर लेवल है वो अप है, कहीं पे डाउन है। जैसे कैनाल्स वगैरह के आसपास जो खेत होते हैं वहां पे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कंबाइन वगैरह एंटर करती है जब खेतों में, तो कोई पानी नहीं लगाया, कुछ नहीं किया आपने, ऐसे ही वो जो कंबाइन है वो अटक जाती है उसमें। क्यों? क्योंकि वो नीचे से वाटर लेवल अच्छा खासा होता है, क्योंकि कैनाल अगर कच्ची है, मोस्टली कैनाल का जो नीचे वाला बेस है उसको कच्चा रखा जाता है, कभी भी उसको पक्का नहीं करते, साइड्स पक्की कर देते हैं क्योंकि वो वाइड होती जाती है। नीचे वो चार्ज अप होता है, पानी चार्ज अप होता है तो आसपास की जमीन में जो वाटर टेबल है उसका लेवल बढ़ जाएगा, वही वाटर लेवल आपने बढ़ाना है एक्चुअली, दैट इज इंपॉर्टेंट। Then extraction is very high in Haryana and Punjab, 78% of the wells are overexploited। एंड तीसरा आपके पास राजस्थान है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, यहाँ पे सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि यूपी बिहार यहाँ पे क्यों नहीं है? यूपी बिहार में नदियां बहुत ज्यादा हैं। अगर आप गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात करोगे तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज, मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज आपको यूपी एंड बिहार में देखने को मिलेंगी, भर भर के नदियां आप बोल सकते हो यूपी में। तो अगर वहां से लोग नीचे से पानी निकाल भी रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर से पानी निकाल भी रहे हैं, तो चार्ज अप भी तो हो रहा है नदियों की वजह से। पंजाब हरियाणा में क्या ही, आप ध्यान से देखो, हरियाणा में कितनी नदी है? कुछ नहीं है, एक यमुना है बस। हरियाणा में मेजर नदी यमुना ही है जहां तक मुझे नॉलेज है। दूसरी ये आपकी घग्गर हाकरा है जो कभी कभार चलती है, ये जो घग्गर यहाँ से निकलती है, और कोई नदी नहीं है। पंजाब में अगर देखो तो आपके पास ब्यास एंड सतलुज, ये रावी तो ऊपर से निकल जाती है, ऊपर पठानकोट वाले एरिया से ऊपर से निकल जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नदियों की कमी है कहीं ना कहीं, आप बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू यूपी बिहार। तो जिसकी वजह से क्या है, अंडरग्राउंड वाटर की जो एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा है। तभी तो पंजाब हरियाणा पानी को लेकर लड़ते हैं। अगर पानी इतना ज्यादा होता तो क्यों लड़ते? यूपी बिहार क्यों नहीं लड़ रहे हैं गंगा के ऊपर? यूपी बिहार क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी नदियां उनके पास, पानी की कमी नहीं है, आप बोल सकते हो। पंजाब में तो 78% आपके जो वेल्स हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड है, मतलब बहुत ज्यादा आपने एक्सप्लॉइट कर दिया वहां का पानी। क्लाइमेट कंसर्न की अगर हम बात करें, इन साउथ वेस्ट इंडिया इंक्रीजिंग टेम्परेचर माइट हिंडर्स ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट। अगर हम साउथ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं, साउथ वेस्ट इंडिया का मतलब क्या है? साउथ वेस्ट इंडिया का मतलब क्या है? ये पोर्शन, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये वाला पोर्शन, इस एरियाज में टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। इन एरियाज में टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ने की सबसे अच्छी एग्जांपल आपको देता हूं। रिसेंट ईयर्स में आपको अरेबियन सी के अंदर बहुत सारे साइक्लोन्स देखने को मिले, जो कि नॉर्मल सिनेरियो नहीं है। अरेबियन सी में साइक्लोन आना बड़ी अब नॉर्मल चीज है, मतलब कभी कभार आए तो ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा यहाँ पे जनरेट होना, मतलब साइक्लोन कब बनता है? जब लंबे समय के लिए टेम्परेचर हाई रहता है। इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या है, इवेपोरेशन ज्यादा होगी। और हाँ जी, बे ऑफ बंगाल में ये कि बे ऑफ बंगाल का कनेक्शन जो है वो पैसिफिक ओशन के साथ है। वहां पे बे ऑफ बंगाल में ज्यादातर जो आपके साइक्लोन्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, पैसिफिक ओशन में जनरेट हुए, धीरे धीरे इस तरफ को मूव कर रहे हैं। बे ऑफ बंगाल में तो शुरू से ही साइक्लोन्स बहुत आते हैं। अरेबियन सी में अब आने स्टार्ट हुए पिछले 2 डेकेड से, मतलब अरेबियन सी में क्लाइमेट चेंज का बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, और आसपास के एरियाज में भी हमें देखने को मिल रहा है, राइट। देन अगर हम बात करते हैं कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हमारे पास कौन कौन से हैं, तो इसको आपने जस्ट रीड करना है कि जो आर्टिकल 21 है वो क्या बात करता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के ऊपर क्या बोला है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमेंट्स है, इंडियन ईजमेंट एक्ट क्या बोलता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड क्या बोलता है, मॉडल ग्राउंड वाटर बिल क्या बोलता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या है, एंड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल में क्या क्या चीजें आती हैं। जस्ट रीड इट आउट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार आपने जस्ट पढ़ लेना है, ठीक है। यहां तक हम इसको डिस्कस करेंगे। पिछवाई पेंटिंग्स को आपने एक बार पढ़ना है। पिछवाई पेंटिंग्स कुछ नहीं, राजस्थान की पेंटिंग्स है, उसको आपने जस्ट एक बार रीड आउट करना है। देन उसके बाद आपके पास कार्बन नैनो फ्लोरेट्स हैं, इसको जस्ट रीड करना, अगर समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देन इंडियाज मोस्ट फेवर्ड नेशन अप्रोच, ये तो मैं डिस्कस ही करूंगा, आपको ऐसे आई थिंक समझ नहीं आ पाएगी ये, बट बाकी इसको जब इकोनॉमी करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में ये सब आता है। देन कोझिकोडे की अगर हम बात करते हैं, कोझिकोडे केरला में पड़ता है, और ग्वालियर की बात करते हैं जो मध्य प्रदेश का है, इसको यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की नेटवर्क लिस्ट में ऐड किया गया है। देन आपके पास
ब्लेलेचले जो पार्क है, बेलेचले पार्क, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, पार्क जो है, इसमें एक डेक्लेरेशन आई है। दिस डेक्लेरेशन इज ऑल अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपने सुना होगा, बहुत सारे जो बड़े बड़े आपके पास बिजनेसमैन हैं जैसे एलन मस्क वगैरह हो गए, उन्होंने भी ये चीज बोली है कि वो खुद इनफैक्ट इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जितना आपको लगता है ना कि खतरनाक है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारी, ये जी अकबर की एआई इमेज है, ये जोधा की एआई इमेज है, ये जहांगीर की एआई इमेज है। फिर आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस आ रही है कि लड़कियां वीडियोस बना रही है ऐश्वर्या राय का फेस लगा के, वो रियल लगता है बिल्कुल किसी का चेहरा। अब रिसेंटली मैंने उस दिन सुना था एक केस चला हुआ था, वो एक एक्ट्रेस का मुझे नाम नहीं पता है, रश्मिका मंदाना, यस, उसका केस चला हुआ था कि फेक इमेज बना के, और वो रिवील भी होगी वो बात, फेक इमेज बना के उसको तो डिफेम कर दिया ना आपने, इमेज या वीडियो जो भी थे डिफेम कर दिया। ये सब एआई कर रहा है, ये और कोई नहीं कर रहा। ये जो हाई टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रही हो ना, ये टेक्नोलॉजी ले डूबेगी सबको। यस, स्नैपचैट तो कोई लेवल कुछ भी नहीं है अभी, एआई तो बहुत एडवांस लेवल है। अगर हम बात करें, आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे कि ये बंदा वो है या नहीं है। अब रश्मिका मंदाना की अगर हम बात करते हैं, डिफेम तो हो गई ना वो, उसके बाद चाहे आपको पता चल गया, एक आप बोल सकते हो एक बार तो डिफेम हो गया ना बंदा, तो गड़बड़ तो हो जाती है ना वहां पे। तो उस चीज के ऊपर है कि क्या क्या हमारे पास टारगेट्स है। देन व्हाइट हाइड्रोजन के बारे में है, हंगर हॉटस्पॉट समझ आएगा आपको, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट इसको हम डिस्कस करेंगे, नीचे जो बचे हुए हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये समझ आया जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, समझ आया ये, ठीक है। आज का जो आपका टेस्ट है ना हिस्ट्री का, दैट इज अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई थिंक उसमें मैंने क्वेश्चंस डाले हैं 2011 से लेके 2016 या 7, हाँ 17 का एक क्वेश्चन है, बाकी 16 तक है, 11 से लेके 16 तक मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस मैंने वही डाले हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री हमने की है। जो नहीं किया वो वाला क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, उसमें वो नहीं डाला है क्वेश्चन। मैंने बोला था शायद करंट अफेयर्स का है, नहीं नेक्स्ट वीक क्यों लेना, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं? 10 दिन क्या करके आए हो? जो सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाया जा रहा है पढ़ के नहीं आ रहे? तुम्हारे हर हफ्ते तो टेस्ट होते हैं, तो हर हफ्ते पढ़ते नहीं हो हिस्ट्री? टेस्ट का काम यही होता है, बार बार टेस्ट होगा, दिमाग में पक्का हो जाएगा बस, ठीक है।